रेड नाइन टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप और हम जिन परिस्थितियों में निवास करते हैं, आज हमारे देश की जो हालत है, आज हम देखते हैं कि छोटी से छोटी घटना जब हमारे आसपास में कहीं घटती है या हमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत दौड़ के सहायता प्राप्त करने के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। हमारे सड़क पर चलते चलते अचानक कोई छोटा सा विवाद होता है, हम अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से अपनी सुरक्षा मांगते हैं, या और भी विभिन्न तरह से हम अपने देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा हमको प्राप्त होती है। परंतु कभी आपने सोचा है या कुछ 200, 300, 400 साल पहले की परिस्थितियों की आप कल्पना करें, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पे हमला किया था। कई बार ऐसा हम कहानियाँ सुनते हैं कि अफ़गानिस्तान से या मंगोलियों ने हिंदुस्तान पे हमला किया, यहाँ के जो संपदाएं हैं वो लूट कर ले गए, तबाही मचा दी। जो उस समय नागरिक यहाँ रहते थे उन पे अत्याचार करे, महिलाओं के साथ अत्याचार करे। ऐसी परिस्थितियाँ उस समय की आप याद करें जब कोई भी विदेशी आके आपके शहर पे, आपके गांव पे आक्रमण करता था और एक जो सुकून से, शांति से जीवन जो लोग गुजारते हैं उनका जीवन तहस नहस कर देता था। और लूट के, हम सदा से लूट के चले जाते थे लोग, क्योंकि हम लोग एक शांति प्रिय देश के निवासी हैं, या हमारा जो एक स्वभाव है वो हम किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं, बस अपने में मस्त रहते हैं, खाते कमाते मस्त रहते हैं। आप ये कल्पना कीजिए, आप इस बारे में सोचें कि आज हम जिस आराम से और जिस सुरक्षा के माहौल में रह रहे हैं ये कैसे हुआ। ये सब कुछ मुमकिन हुआ सेना से, जो हमारी सरहदों पे, सीमाओं पे, हमारे आसमान में, हमारे पानी में, समुद्र में जो चारों ओर से हम लोग सुरक्षित हैं, वो है हमारी सेना। और उस सेना की दम से, उनकी बदौलत आज हम तरक्की कर रहे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जो देश हम देखते हैं, अफ़गानिस्तान का ताज़ा उदाहरण लें कि वहाँ पे उनकी जो सेनाएं हैं वो आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर सकी, तो आज वहाँ की इकोनॉमी तबाह है, बर्बाद है। वहाँ के जो नागरिक हैं वो किसी भी तरह से उस देश को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, किसी दूसरे देश में शरण लेना चाह रहे हैं। आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते। लेकिन हमें ये एहसास दिया है हमारी सेना ने, उन वीर बांकुरों ने, जिन्होंने अपने बलिदान के दम पर आज हमको इस स्थिति में पहुंचाया है। और उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनके बलिदान की बदौलत आज हम और आप इतने संपन्न हैं, सुखी हैं, खुशहाल हैं। आज हमारे लिए बड़ी ही गौरव का विषय है, जैसा कि हम हमेशा किसी वरिष्ठ और सम्मानजनक व्यक्ति को हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते आए हैं हमारी परंपरा अनुसार, लेकिन आज बहुत विशेष दिन है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एयर मार्शल हरीश मसंद साहब। हरीश मसंद साहब वीर चक्र विजेता हैं एयरफोर्स से। 1971 की जो पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में एक बहुत ही महती भूमिका इन्होंने निभाई थी। उस समय खैर मैं ज़्यादा आपको नहीं बताते हुए उन्हीं के माध्यम से आपको सारी कहानियाँ जो उस समय की हैं और जो वीरता की, जो हमारे सैनिकों की, हमारी सेना की जो उस समय की कहानियाँ हैं, आज हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है। आज मुझे बड़ी ही एक क्यूरियोसिटी है, एक जानने की अभिलाषा है कि उस समय की कहानियाँ क्या है और उस समय की परिस्थितियों में जब तकनीकी इतनी विकसित नहीं थी, जब सर उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना प्रौद्योगिकी इतनी नहीं थी, हमारे पास उस समय जो फाइटर प्लेन्स थे वो किस क्वालिटी के थे, मैं सब चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ सर। पर सर 71 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ में, उस जंग की वजह क्या थी सर? तो सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार, संजू जी आपको नमस्कार कि आपने मुझे इतना आज अवसर दिया इस बारे में बात करने का। 50 साल इस लड़ाई को हो गए हैं जिसमें मैंने भाग लिया था, और उस बारे में उसका जो वर्णन करना
मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। 71 में मैं करीब 24 साल का था। और पहले मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि मैं इंदौर का ही हूँ। इंदौर में मेरी परवरिश हुई है और मेरा परिवार यहीं पर बसा था। पार्टीशन के बाद में हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ पर इंदौर में हम पढ़े लिखे बड़े हुए। मैं सेंट रेफियल स्कूल में पूरी पढ़ाई करी। उसके बाद GSTI में मैंने 3 साल के लिए इंजीनियरिंग भी करी। तो मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं इंदौर के टीवी चैनल पे इस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। 71 में मैं करीब 4 साल की सर्विस के साथ हासीमारा करके एक एयरफील्ड है नॉर्थ बंगाल में, पूर्वी क्षेत्र में, ईस्ट पाकिस्तान के साथ लगा हुआ। वहाँ पर मैं सर्विस कर रहा था। एक फाइटर पायलट के स्थान पे फ्लाइंग ऑफिसर था और एक 37 स्क्वाड्रन, जिसको हम ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन बोलते थे, उनका नाम था, उसमें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पे मैं सर्विस कर रहा था। तो 1970 की आखिरी में मैं तैयार हुआ था लड़ाई के लिए। उस समय तो सर इंजीनियरिंग करना एक बहुत ही प्रतिष्ठा का बात होती थी और एक बहुत बड़ी बात होती थी। 11th-12th क्लास अगर कोई बच्चा पास कर लेता था तो मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ी बात होती थी। अब देखा जाए तो मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई वायुसेना में पहले ही थे सर। मेरा छोटा भाई NDA में था, आर्मी ज्वाइन करने के लिए भारत। और मैं समझिए कि काफ़ी स्कूल में और कॉलेज में काफ़ी अच्छी पढ़ाई में अच्छा था सर। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी, वो इंजीनियर थे, कि मैं भी इंजीनियर बनूं और बड़ा बनूं, कुछ करूं अलग। 2 भाई तो पहले ही सेना में हैं और तीसरे को मेरे को नहीं जाने दे रहे थे वो। तो बड़ी मुश्किल से उनकी इच्छा के अलग होके मैं भाग के, समझिए, या मतलब NCC के ज़माने से आपने मन में कहीं ना कहीं सोच लिया था कि पहले से मेरी इच्छा थी कुछ करना है कुछ। तो 71 में मेरी 4 साल की सर्विस थी। मैं अभी ऑपरेशनली बना था अक्टूबर 70 में। उसके बाद फिर ये जो तकलीफ़ें शुरू हुई ईस्ट पाकिस्तान में उस समय में, तो उस समय क्या था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में तो शुरुआत से ही 47 से ही तनाव रहता था, क्योंकि यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबियों का मतलब चलता था सब कुछ बोलने का, और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली जो कल्चर है और बंगाली जो भाषा है और उनके जो ख्याल थे, उनको वो हमेशा दबा के रखते थे और उनको अपने आप से नीचा समझते थे। मैं अपने दर्शकों को बीच में 2 मिनट ये बताता चलूँ साथ में कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान उस समय 2 पाकिस्तान हुआ करते थे। पाकिस्तान 2 भागों में उस समय हुआ करता था। एक जो वर्तमान में हमारा बांग्लादेश, जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और दूसरी ओर जो वर्तमान पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो कि दोनों अलग अलग भाग होते हुए भी एक ही देश थे, और दोनों का जो शासन था वो पश्चिमी पाकिस्तान से, जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ से होता था। उसी बारे में सर आगे बता रहे हैं अपने। तो 1970 में जब इलेक्शन हुए वहाँ पर पाकिस्तान में, तो पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान जो हैं वो पहली बार बड़ी मेजॉरिटी से, बहुमत से जीते सर। बल्कि ईस्ट पाकिस्तान में उनकी मतलब एक सीट को छोड़ के पूरी सीट उन्होंने जीत ली थी। 170 या ऐसे कुछ नंबर मेरे को याद नहीं है, पर बहुत ज़्यादा थी। और इस तरफ वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो जी थे, वो जीते थोड़ी बहुत सीटें करके। तो नियम के अनुसार तो मुजीबुर रहमान को अब प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होने के कारण। पर ये वेस्ट पाकिस्तान, भुट्टो और जो याया खान उनके डिक्टेटर थे उस टाइम, हाँ। आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल याया खान थे, उनको ये सहन नहीं था। अच्छा। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ तरकीबें निकालते रहे, पॉलिटिकल मतलब ये तरकीबें करते रहे, कुछ कारनामे करते रहे। और अगर संक्षेप में बताऊं कि बहुत लंबा इतिहास है, लोग तो पढ़े ही लेंगे और लोगों को मालूम भी होगा, पर उन्होंने आखिर में जाके 25 मार्च को ये डिसाइड करा कि ये ईस्ट पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको हम बगावत समझ के दबा देंगे। मतलब बहुमत से जीते हुए मुजीबुर रहमान को वो प्रधानमंत्री स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने एज ए डिक्टेटर
उसको दबाने के लिए एक नई पॉलिसीज लॉन्च की। वही तो मुजीबुर रहमान की मतलब कुछ मांगे थी कि हमको बंगाली कल्चर का, बंगाली लैंग्वेज को स्थान दिया जाए पाकिस्तान में, ये किया जाए वो किया जाए, हमको थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए, हमारे जो पैसा आता है खजाने में वो सब वेस्ट में ज़्यादा खर्च होता है, ईस्ट में डेवलपमेंट। जबकि सर उस समय जो इनकम का सोर्स था वो पूर्वी पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा था उस टाइम भी। हाँ। पर फिर भी उनको कम डेवलपमेंट के मतलब विकास के लिए कम फंड मिलते थे। तो ये सब उनकी मतलब क्या बोले कंप्लेंट्स थी, वो शुरुआत से चल रही थी बहुत सालों से। सर अब जब हुकूमत में आए वो मुजीबुर रहमान जी, उनको फिर दिया नहीं सकता उन्होंने, और 25 मार्च रात को उन्होंने एक ऑपरेशन सर्चलाइट करके, टीका खान करते थे इनको, उनको चार्ज दे दिया कि इनको सब ईस्ट पाकिस्तानी जो भी हैं, ईस्ट बंगाली जो हैं, उनको कुचल दिया जाए। अच्छा। और उनके अगेंस्ट उन्होंने शुरुआत करी 25 मार्च 26 मार्च सुबह से, जहां उनके जो भी विद्वान थे, यूनिवर्सिटी के थे, पढ़े लिखे लोग थे, और उनको सबको उन्होंने घेर के मार दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। अच्छा। महिलाओं के साथ अत्याचार करा वगैरह वगैरह। करीब करीब कोई अनुमान है कि इस पूरे ऑपरेशन में 26 मार्च से जो ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ, जब तक बांग्लादेश की लड़ाई हुई दिसंबर तक, करीब 8-9 महीने में 30 लाख लोग मारे गए हैं, वहाँ पर मारे गए हैं। और जो कि पाकिस्तानी आर्मी ने मारा लोगों उनको पकड़ पकड़ के मारा, घेरा। उनके स्टूडेंट्स थे, लीडर्स थे, पॉलिटिकल जो थे, जो भी मतलब लीडर्स थे, उनको पकड़ पकड़ के उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी ये ऐसे, और बहुत लोगों को मारा ऐसे। तो और बगावत तो और हो रही थी। तो लोग वहाँ से अब जो हिंदू लोग थे ज़्यादातर, सर, थोड़े मुसलमान भी, पर हिंदू ज़्यादातर, उनके अगेंस्ट जो अत्याचार हो रहे थे, तो उसके मारे उन्होंने भारत में शरण ली। तो करीब अगस्त सितंबर तक हमारे पास 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे वेस्ट बंगाल में, असम में, नॉर्थ बंगाल में, सब जगह। और मैं हासीमारा में जहाँ था, वहाँ पर भी एक कैंप बना था, तो हमने थोड़ा बहुत देखा उधर। कुछ ऐसा हुआ सर, जैसा अभी अफगानिस्तान में जो जैसे तालिबान सत्ता में आई तो जो अफगानिस्तानी लोग थे वो भाग के दूसरे देशों में, उससे भी ज़्यादा, उससे भी कई गुना ज़्यादा। अच्छा। अभी अफगानिस्तान में जितने लोग भागे हैं, या जो अगर अपन टोटल अभी हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, उससे मतलब उनकी संख्या देखें तो बहुत कम है। यहाँ आपको बोल रहा हूँ 30 लाख लोगों को तो मार दिया है, अनुमान लगता है। और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग, 100 लाख लोग शरण लेके हिंदुस्तान में पहुँच गए। तो हम लोगों ने उनको शरण दी, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में उस टाइम जो थे, इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उन्होंने शरण भी दी। पर धीरे धीरे सब जगह इंटरनेशनल कम्युनिटी में उन्होंने कोशिश करी कि ये पॉलिटिकल सलूशन हो जाए इनका, ये लोग वापस चले जाएं अपने घर, उनको कुछ मुजीबुर के साथ समझौता कर लें। इन लोगों ने मुजीबुर को तो जेल में डाल दिया था। अच्छा। बाकी उनके जो लीडर्स थे थोड़े बहुत आ गए थे इधर, उन्होंने फ्री बांग्लादेश की गवर्नमेंट बनाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट, कलकत्ता के पास में खुद को घोषित करा। हम लोगों ने उनको मतलब वो रिकग्निशन नहीं दी इमीडिएटली, हाँ। एकदम नहीं दी, पर धीरे धीरे ये माहौल बढ़ रहा था और चल रहा था। तो इंदिरा गांधी और स्वरण सिंह जो अपने फॉरेन मिनिस्टर थे, और बाकी भी धार करके साहब थे उनके एडवाइज़र, और इन लोगों ने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहा कि ये अत्याचार क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कुछ करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस मामले को सुलझने के लिए, सुलझाने के लिए। पॉलिटिकली जो भी एफर्ट्स लगा सकते थे उसको कूल डाउन कोशिश की हमने। पर धीरे धीरे ये लग रहा था कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कि जैसे पाकिस्तान चल रहा था, और उनकी मतलब साहस और बढ़ रहा था, क्योंकि अमेरिका उस टाइम उनको पूरा सपोर्ट करता था, पाकिस्तान को उस समय सपोर्ट किया करता था। चाइना उनके तरफ थे, पाकिस्तान के तरफ, तो यूनाइटेड नेशंस में भी उनकी तरफ से वीटो आ जाता था, उनको कुछ देते नहीं थे। तो ये माहौल मतलब ख़राब होता जा रहा था। तो धीरे धीरे ये लग रहा था सब लोगों को कि लड़ाई तो होगी, क्योंकि याया खान और इनकी जो टिक्का खान बाद में वहाँ चले गए थे वापस वेस्ट में, उनकी जो स्टेटमेंट्स जो आ रही थी उनसे काफ़ी मालूम पड़ रहा था कि वो लोग कोई समझौता करने वाले नहीं हैं, वो तो लड़ाई की तरफ ही बढ़ रहे हैं।
क्योंकि वो सोचते थे कि कुछ ना कुछ करके वो मतलब उन्होंने दो फ्रंट खोले थे, एक इंडिया के खिलाफ खोला था और एक पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ खोला था। इंडिया के खिलाफ उन्होंने एकदम फ्रंट नहीं खोला था उस टाइम। सर उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को दबाने के लिए कोशिश करी थी। अच्छा। और अंदर वो उनको मारने की, और वो सोचते थे कि तो बगावत अपनी है, जनता को वो मतलब पावर से दबाना चाहते वो थे। रिबेलियन समझ के, बगावत समझ के फोर्स से उसको ठंडा करने की कोशिश, मतलब काबू में लाने की कोशिश कर रहे थे। सर और इतनी पॉपुलेशन के साथ आप ये नहीं कर सकते अत्याचार जो हो 30 रहे थे। लाख लोगों को मार ही दिया जिंदा। तो आप ये सोचिए कि बाद में मैंने सुना, हम लोगों ने तो खुद, हम तो वायुसेना में थे, पर जो थल सेना में अंदर गए और उन्होंने जो पाकिस्तानी बंकर्स वगैरह देखे थे, वहाँ पर उन्होंने अत्याचार के सबूत देखे। महिलाओं के साथ क्या हुआ, इतना बुरा बर्ताव हुआ और उनको कैसे मारा गया। मैं जिक्र करना भी मेरे में मुश्किल हो जाता है, पर उन्होंने सब ये देखा है कि बहुत अत्याचार हुआ। तो ये माहौल ख़राब हो रहा था। तो सेना की तरफ से हम लोगों ने करीब जून से हमको तैयारी पे बोल दिया गया था कि आप तैयार हो जाइए, कुछ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हम लोग तैयारी पे थे और करीब समझिए अक्टूबर से हमारी स्क्वाड्रन में 37 स्क्वाड्रन में एक कॉल साहब करके हमारे सीओ थे, कमांड ऑफिसर, जो 1993 में बाद में एयर चीफ बन के चीफ भी बने। तो मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ में था उस टाइम। तो उन्होंने हम लोगों को थोड़ा ये फ़ोटो रिकॉनेसेंस रोल में ट्रेन करा था हम लोगों को, जो छोटे थे। वो पहले कर चुके थे दूसरे जहाज़ पे। तो हमारे पास करीब 6-7 जहाज़ थे जो कैमरा के साथ लगे हुए थे, मॉडिफाइड। उस जमाने में हम आज के जैसा ड्रोन कैमरा नहीं होते थे, सैटेलाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ये प्लेन से आप लोग फोटोग्राफ्स लेते थे अलग अलग लोकेशन। बिल्कुल सही, तो वो करना पड़ता था। तो करीब अक्टूबर से हम लोग अंदर जाना शुरू कर दिया था सर, क्योंकि लड़ाई तो होने वाली है। तो हमको फ़ोटो आर्मी के लिए लेने थे, कई जगह एयरफोर्स के लिए लेने थे। तो उसमें भी मतलब हमने कॉल साहब ने और मैंने करीब 8 या 9 मिशन लड़ाई के पहले ही अंदर जाके कर लिए थे। मतलब पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान बाउंड्री के अंदर जाके वहाँ की जो लोकल भूगोल है उसकी फोटो इम्पोर्टेंट जगह हैं जिनकी, जैसे आर्मी को हिली के बारे में ज़रूरत थी, जशोर का क्या हालत है, वो जो एयरफील्ड भी था वहाँ पर। इधर रांगपुर के पास में माइमन सिंह, कुमिल्ला और लालमाई हिल्स और सिलहेट, ऐसी जगह हम लोग फोटोग्राफ लेके आ गए थे आर्मी के लिए। उस ज़माने में सैटेलाइट भी नहीं होते थे जो आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि सैटेलाइट से डायरेक्ट दुश्मन के इलाके के फ़ोटो ले लिए जाते हैं, जीपीएस वगैरह जो आजकल हम सुनते हैं। उस ज़माने में सब चीज़ें खुद जाके करनी होती थी जो सर ने की। तो प्लेन से उस समय वहाँ की जो आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की जो लोकेशंस थी वो ट्रेस करना और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती थी उनकी। तो सौभाग्य से हम लोग सुपीकॉल और मैं जब भी गए बिना खरोच के वापस आ गए हर बार। अच्छा। मतलब अंदर तो गए थे और हो सकता था हमारे को पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ, वायुसेना के साथ भिड़ जाएंगे, कुछ होगा, हम तैयार रहते थे उसके लिए, पर कुछ हुआ नहीं और कोई इंसिडेंट नहीं बना। तो हम लोग ऐसे करते रहे थे उधर। बल्कि मैं आपको इस बीच में एक बड़ी फ़नी कहानी भी है, क्योंकि एक दिन हम लोग गए थे नवंबर में हिली के पास में, और एक नया एयरफील्ड सैदपुर का हमको दिखा जो मैप्स में, मतलब नक्शों में नहीं था। तो जैसे ही हमको एयरफील्ड दिखा तो हमने उसकी फ़ोटोग्राफ ले ली दोनों तरफ से, दोनों जहाज़ों ने, और वापस आके वो फिल्म हमने बताया कमांड को कि एक नया एयरफील्ड है, लंबा नहीं है पर हो सकता है काम में आएगा। तो 2 दिन बाद मुझे बोला गया फ्लाइंग ऑफिसर को कि आप जल्दी से भागिए, CNC साहब आपके लिए वेट कर रहे हैं शिलोंग में, वहाँ पर आपको एक हंटर ले जाइए, जहाज़ ले जाइए, गुवाहाटी में उतरिए, वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर में शिलोंग ले जाएगा कि आप CNC साहब को ब्रीफ कर दिए। दीवान साहब, एयर मार्शल दीवान थे उस टाइम हमारे CNC। तो मुझे हंटर में भेजा गया। तो मैं अपने जी सूट में, फ्लाइंग वगैरह वो किट में गया, वो हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार था। स्टेशन कमांडर मेरे को लिटरली पकड़ के डाला, जल्दी जल्दी करो, CNC साहब रुके हुए हैं वहाँ पर। वहाँ गया, सब कुछ VIP सीरी के गया। फ्लाइंग ऑफिसर बड़ा, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि लोग देखो कितना मेरे को भाव दे रहे हैं मुफ्त का, एक छोटी सी चीज़ के लिए। वो जैसे ही ब्रीफिंग ख़त्म हुई, लंच हुआ, उसके बाद
कोई किसी ने मुझे देखा भी नहीं, तो मुझे बस पकड़ के आना पड़ा और साइकिल रिक्शा से फिर एयरफोर्स स्टेशन गया बस स्टैंड से, और वो गार्ड मेरे को अंदर नहीं जाने दे। तो मैंने अपना जी सूट दिखाया कि मेरा भाई मेरा जहाज़ अंदर खड़ा है यार, मेरे पास एक आई कार्ड कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही आया था। तो जैसे तैसे मतलब ये काफ़ी, इसमें मैंने एक एनेक्डोट लिख के पब्लिश भी करा है, पर तो ऐसे ऐसे हो रहा था। और सबसे बड़ी बात एक हुआ फिर ऐसे फ़ोटो रैकी में 2 तारीख को हम लोग सुपी और मैं फिर से सुपी कॉलों में गुवाहाटी से CNC साहब खड़े हैं हमारे साथ। उन्होंने मेरे को हम लोगों को टास्क दिया था कि कोमिला और लालमाई हिल्स और सिलेक्ट एरिया में जहाँ हमारी आर्मी की 4 कोर, 4 नंबर 4 कोर, एक कोर मतलब समझिए उसमें 3 डिवीज़न होते हैं, एक डिवीज़न में 3 ब्रिगेड होते हैं, एक ब्रिगेड में 3 बटालियन होते हैं, तो कोर मतलब काफ़ी बड़ी होती है। उनके कमांडर थे एक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। तो उस टाइम तो हम जानते नहीं थे, फ्लाइंग ऑफिसर थे, हमको क्या मालूम कौन कमांडर है, पर वहाँ उन्होंने बोला कि ये फ़ोटो रेकी करनी है। और फ़ोटो रेकी करके हमारे पास इतना फ्यूल नहीं था गुवाहाटी से हम जब गए थे, जिस रूट पे गए थे, कि हम वापस आ सकें। तो दोपहर में हम लोग 2 तारीख को कुंभीग्राम करके एक छोटा सा एयरफील्ड है 2000 यार्ड का, 2000 गज का, उस पर लैंड करे। वहाँ पर वो फिल्म डेवलप करी। रात को 2 बजे तक हम लोग 6000, एक जहाज़ में 3000 प्रिंट निकलती थी पूरी फिल्म की। 3 कैमरा थे, 1000 फिल्म के फ़ोटो के मतलब फ्रेम के, तो 6000 प्रिंट्स निकली। वेट फिल्म में मतलब नेगेटिव में हम लोग रात को सुपी कॉलों में 2 बजे तक बैठ के उसको चाइना ग्राफ से मार्क कर रहे हैं कि कहाँ हमने 6000 फोटोज पूरी रात भर बैठ के आपने दोनों ने मिलके जब प्रिंट हुई, पहले तो डेवलप हुई 4, 5, 6 बजे तक। हाँ। उसके बाद हम बैठे, अब 6000 प्रिंट को हम दोनों बैठ के दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गन पोजीशन है, यहाँ पर बंकर है, यहाँ पर ये जगह है, वो जगह है। वो पूरा पहले अपने फोटो निकाले खुद ही करना पड़ता था हमको, कि उस कोई नहीं था। जमाने में फोटोग्राफी भी बड़ी एक टफ टास्क हुआ करती थी। आपने कभी देखा हो कि वो एक डार्क रूम में पूरा नेगेटिव को डेवलप करने के बाद में उसको सुखाया जाता था, फिर उससे फोटो डेवलप किए जाते थे, वो सारी प्रोसेस रात भर में सब अपने पूरी रात हमने बैठे थे। तो 2 बजे तक ये करा, फिर 3 तारीख को ये सब फोटो मार्क जो फिल्म थी, हाँ। वो सगत साहब के हेडक्वार्टर भेजी, तेलियामुरा करके होता था वहाँ एक छोटा सा जगह, वहाँ भेजी हेलीकॉप्टर से, वो गया। और फिर हम लोग वापस गुवाहाटी हासीमारा वापस आए। तो वहाँ पर जब रात में हम बैठे थे तो मेरे काफ़ी दोस्त और कोर्समेट हेलीकॉप्टर यूनिट में थे वहाँ पर। उन्होंने मुझे सगत सिंह साहब के बारे में बताया, क्योंकि बात हो निकली कि क्या बीच में खाने के लिए जब बैठे या एक आध ड्रिंक भी ले ली हम लोगों ने, तो उस टाइम पूछा कि ये कौन है, क्या है। तो सगत सिंह साहब के बारे में उन्होंने काफ़ी बताया। और ये मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि बाद में लड़ाई में जो सगत साहब ने करा वो किसी आर्मी कमांडर ने नहीं करा, वो आप सुनेंगे मेरे मुंह से उसके बारे में। तो मैं उनको पूरा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने क्या करा था उसके बाद में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस कहानी को। 3 तारीख को हम लोग वापस आए, करीब 11-12 बजे तक वापस पहुँचे हम हासीमारा। और शाम को फिर पाकिस्तान ने 3 तारीख को पश्चिमी स्तर पे करीब 11 एयरफील्ड हमारे को उन्होंने स्ट्राइक करी थी, पठानकोट, श्रीनगर, राधमपुर, हलवारा वगैरह में। पश्चिमी पाकिस्तान और लड़ाई मतलब ऑफिशियली नाउ लड़ाई शुरू हो गई थी। कितनी तारीख को? ये 3 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, इसके पहले छोटी मोटी छुटमुट भुड़पेड़ होती रहती थी। तो 21 नवंबर को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, 21 और 22 नवंबर को काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसके बारे में मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, दर्शकों को बताऊँगा। हमारी आर्मी गरीबपुर एरिया में थी, वेस्ट बंगाल, मतलब कलकत्ता के उस तरफ एक गरीबपुर करके जगह है, वहाँ पर थी। और वहाँ उनकी मुठभेड़ ये पाकिस्तानी ब्रिगेड वहाँ पर होती थी, उनसे काफ़ी हो रही थी। तो उनके पाकिस्तानी सेबर जेट आके 21 तारीख को 3 बार और 22 तारीख को 2 बार सुबह हमारी आर्मी को हमला करते थे, और उनके गन पोजीशन और उनके टैंक जो भी थे उनको काफ़ी नष्ट कर रहे थे। उन्होंने 21-22 नवंबर से अटैक्स करना शुरू कर दिए थे इंडियन आर्मी पे। बॉर्डर पे थे हम लोग सर, गरीबपुर के। तो थोड़े बहुत हम अंदर गए, थोड़े बहुत मतलब वो चल रहा था, घुसपैठ चल रही थी, और उसमें उन्होंने अटैक कर रहे थे आराम से। हमारे नैट्स उस टाइम कलाईकुंडा में थे और डमडम मतलब कलकत्ता एयरफील्ड जो था, सिविल डमडम में थे, 22 स्क्वाड्रन थी हमारी। तो उनको काफ़ी उन्होंने
स्क्रैम्बल करके भेजा। जब भी देखते थे कि वो सेबर उनके आ रहे हैं, हमारी रेडार यूनिट जो वहाँ पर थी उनको स्क्रैम्बल करके भेजती थी, पर हर बार नेट वहाँ पहुँचते थे और सेबर जब तक काम ख़त्म करके वापस चले जाते थे ढाका। मतलब जो हमारा जो एयरफील्ड जो सबसे नियरेस्ट था वो कोलकाता था, उसके अलावा आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं था वहाँ वहाँ पर बस कलाईकुंडा तो और दूर था। हाँ। तो ये फॉरवर्ड एयरफील्ड कलकत्ता हो रहा था उस जमाने में। मतलब जो रडार होते हैं जो दुश्मन के हवाई जहाज़ों का पता लगाते हैं, वो भी उस समय इतना तकनीकी रूप से इतना अच्छे नहीं थे, मतलब पुराने थे। हाँ। जितनी रेंज थी, जितनी जब उनको तो मतलब सर आप जब कलकत्ता से डमडम से उड़ के वहाँ तक पहुँचते, जिस जगह पे वो लोग अटैक कर रहे थे, तब तक वो अटैक करके जा चुके थे। क्योंकि हमारी रेडार में आपको ये समझिए, रेडार लाइन ऑफ साइट होता है सर। तो अगर आप लो लेवल पे हैं और दूर हैं तो रेडार आपको पकड़ नहीं सकता है। हाँ। तो रेडार की कवरेज घुटती जाती है लो लेवल पे। जितना नीचे प्लेन होगा उतना कम रेंज मिलेगी आपको। हाँ। क्योंकि आपका भूगोल गोल होता है ना सर। तो लाइन ऑफ साइट में रेडार में नहीं पकड़ सकते थे और रेडार पावरफुल भी नहीं थे। अगर आप हाई लेवल पे जाओ तो रेडार आपको दूर तक देख सकता है। तो ये लोग लो लेवल पे आ जाते थे, पर जब अटैक में वो ऊपर आते थे अटैक करने के लिए, डाइव करने के लिए, तो हमारा रेडार उनको पकड़ लेता था। तो ये नेट्स वहाँ से भेजते थे। मैं नहीं था, मेरे दोस्त थे वहाँ पर। तो ये लोग ऐसे कर रहे थे, पर हमेशा मतलब कुछ पकड़ नहीं सके उनको। 22 तारीख की तीसरे मिशन में दोपहर में लकीली ये इस फॉर्मेशन ने, नेट फॉर्मेशन ने उनको पकड़ लिया, देख लिया। और उसी लड़ाई में उनके 3 सेवर थे उस टाइम वहाँ पर। 2 को तो नेट्स ने गिरा दिया, नष्ट कर दिया। उसमें एक फ्लाइंग ऑफिसर परवेज़ कुरैशी करके कैदी बने हमारे, क्योंकि हमारी एरिया में गिरे वो, तो हमारी आर्मी ने उनको पकड़ लिया। और एक दूसरे थे, और वो कुरैशी साहब पाकिस्तान के चीफ बने बाद में। अच्छा। बड़ी और मेरे एक दोस्त हैं डॉन लाजरस करके, जिन्होंने उनको गिराया था, मारा। तो उन्होंने जब चीफ बने तो एक लेटर्स भी एक्सचेंज करे थे आपस में, उन कंग्रेचुलेशंस वगैरह वगैरह। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह लिखा था उनको। हमारे साथ मतलब कैदी वो 2-3 साल रहे जबलपुर में, जहाँ भी इनको कैदियों को रखा था। तो उस टाइम 2 को तो गिरा दिया, और तीसरा थोड़ा मतलब डैमेज था, पर उनके सीओ साहब थे विंग कमांडर चौधरी, वो जैसे तैसे ढाका वापस पहुंच गए थे। तो वो जहाज़ बाद में सरेंडर के बाद लोगों ने देखा वो जो डैमेज था। तो गरीबपुर में ये शुरू हो गया था, मतलब बोयरा। और 22 नवंबर को इसीलिए हम बोयरा डे करके सेलिब्रेट भी करते हैं कि बोयरा के ऊपर पहले 2 सेबर गिरे थे उस दिन। तो आपने सर वो जो उसमें जो ये जो 21 और 22 नवंबर को जो गोरखपुर बोयरा अटैक जो आप कहते हैं, हाँ, अभी मैं उसमें उस टाइम मैं नहीं था, मैं ये कहानी बता रहा हूँ आपको। हाँ। तो ये 2 हमारा लक्ष्य वहाँ क्या था ईस्ट में, कि हमको जल्दी से जल्दी पाकिस्तानी एयरफोर्स को, वायुसेना को नष्ट करना है। हाँ। जिससे हम आर्मी और नेवी वगैरह सब आगे बढ़ सकें, एयरफोर्स भी ज़्यादा काम कर सकें, और हम ईस्ट पाकिस्तान का जितना एरिया हम घेर सकें उतना घेरें, जिसमें शरणार्थी वापस जा सकें। ये ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पहले। ईस्ट में ये था। वेस्ट में हमारी स्ट्रैटेजी, वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी स्ट्रैटेजी डिफेंसिव, ऑफेंसिव डिफेंस थी। मतलब हमको उनको कुछ करना नहीं था, पर हमारी एरिया को डिफेंड करना था। जे.एन.के में कुछ तकलीफ नहीं हो जाए, पंजाब में। मतलब जो दोनों पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जो युद्ध की रणनीति थी, उसमें आपका इंडियन आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स का ये स्ट्रेटेजी थी कि पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ लड़ाई में सिर्फ हम अपना डिफेंस करेंगे और अटैक हम पूर्वी पाकिस्तान की तरफ करेंगे। और थोड़ा बहुत वेस्ट में अगर कुछ जीत सकें तो जीतेंगे। हाँ। पर डिफेंड करना है हमको, मतलब उनको वहाँ रोकना है और यहाँ पर अटैक करना है इनको। मतलब जितना हो सके ढाका अगर पहुँच सके या नहीं पहुँच सके, पर जितना ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट कर सकें, जिसमें ये शरणार्थी वापस जा सके, उनकी बांग्लादेशी गवर्नमेंट खुद बना सके, वो हमारा लक्ष्य था। मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से वो वापस अपनी गवर्नमेंट वहाँ एस्टैब्लिश कर लें और ये मतलब ख़त्म हो जाए। तो 3 तारीख को रात को फिर युद्ध अनाउंस हो गया। इंदिरा गांधी जी ने भी अनाउंस कर दिया था टीवी रेडियो पे। और हम लोगों को 3 तारीख को उन्होंने कैनबरा वगैरह भेज के बॉम्बर्स जो हैं हमारे, थोड़ा बॉम्बिंग वगैरह करी, पर वो इफ़ेक्टिव रात में इफ़ेक्टिव नहीं होती है बॉम्बर्स, बिकॉज बॉम्बर्स काफ़ी ऊंचाई से मारते हैं, वो लेवल बॉम्बिंग करते हैं, तो ज़्यादा उनको नुकसान नहीं पहुंचा। उस समय से टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं था, साइटिंग सिस्टम्स नहीं थे कुछ नाइट बॉम्बिंग के लिए।
तो 4 तारीख को सुबह हमारा पूरा फोर्स जो था पूर्वी क्षेत्र में हमारे साथ मिलके, वो पूरा फाइटर फोर्स अब अटैक पे चढ़ा ना। मेरा सौभाग्य यह था कि हम लोग 4 तारीख के सबसे पहले मिशन 501 में हम लोग थे। सुप्रीकॉल लीड कर रहे थे, मैं उनके साथ में था, 2 मेरे और साथ थे। उसमें से एक का जहाज़ थोड़ा ख़राब हो गया स्टार्ट करने के बाद, उनके लीक हो गया हाइड्रोलिक, तो हम 3 जहाज़ गए थे उस मिशन में। और हमारा मिशन था कि तेज़गांव जो एयरफील्ड है ढाका का मेन एयरफील्ड, वहाँ पर जहाँ सेबर्स हैं उनको या तो ज़मीन में नष्ट करा जाए, या अगर वो हमको हवा में आते हैं तो हवा में उनको गिराया जाए ना। हमारा लक्ष्य था, हम लोग इतनी दूर जा रहे थे हंटर के लिए, रेंज के लिए, कि हमारे पास हंटर्स के पास इतना फ्यूल नहीं था कि हम लड़ सकें। तो हमारे लिए गुवाहाटी से मिग्स भेजे गए थे कि वो बिल्कुल टाइम पे आके ढाका के ऊपर गुवाहाटी से आएंगे, हम लोग हाथीमारा से जाएंगे, और वो गुवाहाटी तेज़गांव पे हम जैसे पहुंचते हैं तो मिग्स हमको कवर देंगे, हम अटैक कर लें, और अगर कोई सेबर हमारे बीच में आता है तो वो मिग्स उनको इंगेज करके लड़ाई करेंगे उनके साथ। मिग 21 जो हमारे साथ थे, दमदम से सर आपने हाथीमारा से हम हाथीमारा से आपने जब प्लेन आपने स्टार्ट किया, तो उस ज़माने में खैर आज भी ज़्यादा फ्यूल नहीं होता है प्लेन में, लेकिन उस ज़माने में सर के पास इतना प्लेन में इतना फ्यूल टैंक में इतना ईंधन नहीं होता था कि वहाँ लड़ाई करके वहाँ इतनी 400 किलोमीटर जैसे आपने बताया था, करीब 400, हाँ लगभग 400 किलोमीटर के आसपास जाके वहाँ उनको डैमेज करके लौट के अपनी बेस पे आ जाए। सी, जो फाइटर्स होते हैं उनकी रेंज हमेशा लिमिटेड होती है। आजकल तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग आ गई है, रिफ्यूलिंग सिस्टम हवा में ही भर देते हैं आपको, हाँ। जहाँ पर उसके लिए भी आपको कंट्रोल की जगह चाहिए। एयर रिफ्यूलर दुश्मन के जहाज स्पेस में नहीं जा सकता, मतलब वो पीस एरिया में आके आप रिफ्यूल कर सकता है आपको। तो उस टाइम हमारे ऑर्डर ये थे कि आप हंटर्स आप अटैक करिए और मिग्स आपको डिफेंड करेंगे, ये था हमारे पास। जो जा रहे थे हम, हमारे पास नॉर्मली फाइटर्स में क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेंज, रेडियस ऑफ एक्शन बोलते हैं उसको, उसमें 2 मिनट कॉम्बैट का रखते हैं कि कॉम्बैट अगर हो जाए, कहीं लड़ाई हो जाए तो 2 मिनट का फ्यूल होना चाहिए हमारे पास, उसके लिए एक्स्ट्रा फ्यूल एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो निकाल देते हैं अलग। और एक डाइवर्शन फ्यूल होना चाहिए 100 किलोमीटर दूर, कोई कभी वापस आए और हमारा रनवे ही बंद हो जाए, या किसी जहाज ने रोक दिया उसको, या बॉम्बिंग हो गई उस पर, तो हमारे को इतना फ्यूल होना चाहिए कि इतना रिजर्व होना चाहिए कि हम दूसरी जगह जाके लैंड कर सकें 100 किलोमीटर के बीच में। हम लोग इस फ्यूल को ही खा गए थे पहले ही, इतनी दूर जाके, तो हमारे पास तो फ्यूल था ही नहीं। तो जब हम गए इस मिशन पे, पहले मिशन पे, सुबह 7:05 हमारा टाइम ओवर टारगेट था, 7:05 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 7:35 समझिए ईस्ट पाकिस्तान टाइम था, आधा घंटे पहले होते हैं वो। तो हम लोग वहाँ जैसे ही करीब 7:03 पे पहुँचे इनिशियल पॉइंट पे, 2 मिनट दूर था तेज़गांव, 2 सेबर आ गए और मैंने उनको रिपोर्ट करा और हमारे पीछे पड़ गए वो। तो हम लोग मिग्स को बोल रहे थे कि मिग्स देखिए ये सेबर है यहाँ पर, तो वो पूछ रहे थे आप कहाँ हो, वेयर आर यू। तो हम लोग बोल रहे हैं आप कहाँ हो, मतलब वो कांटेक्ट तो था नहीं, वो लोग दूसरी जगह से आ रहे, दिशा से आ रहे थे। तो इस बीच में ये सेबर्स बिल्कुल मेरे सीओ साहब को उन्होंने थोड़ा थ्रेटन करा, मतलब पास आए। तो मैंने कहा ये तो अब रुक नहीं सकते, अब लड़ाई करनी पड़ेगी, अब लड़ाई तो करनी पड़ेगी, अब कुछ भी हो जाए, अब रुक नहीं सकते, फ्यूल हो नहीं हो, लड़ना तो है ही। तो सीओ साहब को छोड़ नहीं सकते, मतलब ऐसा किसी को भी। तो मेरे पीछे एक सेबर था, उनके पीछे एक सेबर था इस टाइम। तो जैसे वो कॉम्बैट में हम गए, उसमें सौभाग्य से मैंने उस सेबर को तो गिरा दिया जो सीओ साहब के पीछे था, वो उसको मार दिया। आपने उसको अटैक किया, उसको मार दिया बिल्कुल, और वो मतलब नष्ट हो गया, उसका पायलट इजेक्ट हुआ। उनका नाम सैयद अफजल, बाद में मेरे को नाम भी पड़ा, उसका फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैयद अफजल था। बेचारे उन्होंने इजेक्ट करा, पर ज़मीन पे पहुंच के फिर उनका कुछ पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि शायद वो मुक्ति बाहिनी ने उनको पकड़ लिया था या कुछ हो गया था, वो मतलब मिले ही नहीं उसके बाद वो कभी, तो वो ख़राब हो गया। और इस बात में मैं जैसे तैसे काफ़ी हाइट पे वो चढ़ के, रेंज थोड़ी बढ़ जाती है हमारी वहाँ पर, तो जैसे तैसे बिल्कुल वापस आया
हाशिमारा और लैंड करा। नहीं सर, उस समय 2 सेबर एयरक्राफ्ट ने आप पे अटैक किया हाँ, था। तो एक को तो मैंने गिरा दिया। हाँ। दूसरे को मैं एवेट करा। मेरे पास फ्यूल ही नहीं था कि दूसरे से भी लड़ूं। अच्छा। कहाँ से लड़ता मैं? हाँ। हमारे ऑर्डर थे कि भाई आप चुपचाप टर्न करके वापस आ जाना। अच्छा। अब वापस आने की जगह मैंने लड़ाई कर दी थी वैसे ही। तो और फिर सीओ साहब? तो सीओ साहब भी बच गए, उनको भी कुछ खरोच नहीं आई। लकीली वो भी वापस आ गए, सब आ गए वापस, हम लोग पहुंच गए। और ये सेबर मैंने मतलब गिरा दिया था, तो काफ़ी। अब सबसे बड़ी बात थी लड़ाई में, मैंने गलती भी करी। गलती मेरी भी है। अच्छा। हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं, जब किसी के पीछे कॉम्बैट में आ जाते हैं, पीछे जाना पड़ता है उसके, क्योंकि हमारी गन्स जो हैं जो फ्रंट फायरिंग होती थी, कोई मिसाइल तो होती नहीं थी उस टाइम। सेबर्स के पास मिसाइल थी, हमारे पास नहीं थी। अच्छा, मतलब सेबर्स कहाँ के प्लेन थे सर? ये सेबर्स अमेरिकन प्लेन थे, F-86। अच्छा। और हमारे पास रशियन हुआ करते थे। हमारे पास इंग्लिश हंटर्स थे, जो मुकाबले में काफ़ी ठीक हैं। अच्छा। मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है कि हंटर काफ़ी अच्छा जा रहा था, पर काफ़ी मतलब हम स्ट्राइक रोल में थे, मतलब भारी थे, लड़ने लायक नहीं थे, फ्यूल नहीं था, सब कुछ। हाँ। अच्छा, सेबर्स के पास मिसाइल, वो पुरानी साइड वाइंडर अमेरिकन मिसाइल थी, वो मतलब इतनी शक्तिशाली नहीं थी उन दिनों में। हाँ। पर फिर भी मिसाइल थी। हाँ। मतलब अगर वो दूर से मार सकती थी। गन्स के लिए हमको 300-400 गज आना पड़ता है रेंज ही पीछे। हाँ। इतना पास आना पड़ता है। मिसाइल आप 2 किलोमीटर पे भी फायर कर सकते हो, 4 किलोमीटर पे भी फायर कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कितने ऊंचे हो। और सर मिग्स जो आपको पीछे से बैकअप देने के लिए आए थे, वो उनके पास का-13 मिसाइल होती थी, इसलिए उनको बोला गया था कि आप इनको बट वो मिग कुछ नहीं कर पाए। वो पहुंच ही नहीं सके। मतलब वो उन दिनों में कोई वो रॉन्डेवू आरवी करने के लिए, मिलने के लिए, समझ लीजिए आप 2 जगह से आ रहे हैं। मतलब आप कल्पना कीजिए कि जो जिनको लड़ने के लिए भूमिका दी गई थी मिक्स को, वो वहां उस लड़ाई के मौके पे पहुंच ही नहीं पाए। वो मतलब उनकी गलती नहीं, कम्युनिकेशन गैप जो भी जिस तरह से भी जगह उस समय टाइमिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुआ नहीं करती थी उस समय। तो इस लड़ाई में मेरे को मतलब ये सौभाग्य था। कम से कम एक सेबर गिराया, पहले 2 गरीब और बोयरा में गिर गए थे। तो उससे कम से कम हम लोगों ने, समझ लीजिए, ये एयर सुपीरियरिटी या पाकिस्तानी वायुसेना को नष्ट करने का लक्ष्य थोड़ा तो आगे बढ़े हम लोग। मतलब उस समय की स्थिति ये हुआ करती थी, आप कल्पना कीजिए कि दोनों देशों के पास में जो प्लेन्स होते थे वो बड़ी सीमित संख्या में होते थे, और जो बड़ी ताकत होती है आसमान में, मतलब एक सैद्धांतिक रूप से आप समझेंगे कि यदि आपका आसमान सुरक्षित है तो आप ज़मीन पे जाके उस लड़ाई को काफ़ी हद तक अच्छे से लड़ सकते हैं। यदि ऊपर, जैसा कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि एक आसमान एक छतरी की तरह होता है, जिसे ऊपर से आप प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर नीचे जो लड़ने वाले या जो नीचे के लोग उन पे बारिश नहीं आई। ऐसा मतलब उदाहरण नहीं। अब मैं यही बोलने वाला था अभी कि इसका लक्ष्य यही था कि उसकी सेना को नष्ट करा जाए, जैसे हमारी थल सेना बिना फिक्र के रात को दिन को जहाँ मर्जी है आगे बढ़ सके और जल्दी बढ़ सके। गरीब पूरे सरीके, मतलब वो उनको तकलीफ नहीं हो कि उन पे अटैक हो, ये हो। सिमिलरली मतलब उसी तरह से नौसेना भी, जो विक्रांत बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट कर रहा था, उनको ब्लॉक करने के लिए, अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स जीवित रहती और होती तो विक्रांत भी इतना पास में आके अपना काम नहीं कर सकता था। अच्छा। क्योंकि वो विक्रांत को फिर बड़ा शिप है, अगर एयरफोर्स की मतलब थ्रेट है, और उनके जो जहाज़ थे उस टाइम सी हॉक्स अपने नौसेना के पास जो थे, वो सेबर के मुकाबले में कुछ नहीं थे। अच्छा। क्योंकि वो जो शिप्स पे कैरियर्स पे जहाज उन दिनों में होते थे, वो हमेशा थोड़े से इंफीरियर होते थे, मतलब इतने एडवांस नहीं होते थे जैसे स्थल जो लैंड बेस्ड फाइटर्स हैं उनके सर। तो सेबर्स उनके बहुत एडवांस थे, तो सेबर्स की रेंज में विक्रांत को आना भी मुश्किल हो जाता। वायुसेना के लिए भी आधा जो हमारा समय था या जो मिशंस थे वो उनकी वायुसेना के अगेंस्ट होते। तो हम थल सेना को इतना सपोर्ट नहीं कर सकते। बैक तो आपको जो देना होता है वो ठीक से उतना पूरा नहीं कर सके। तो ये जो कमान ऑफ द एयर या हवाई जो कमान लिया हमने, एयर सुप्रीमेसी बोलिए, कमांड ऑफ द एयर बोलिए, एयर डोमिनेंस बोलिए, काफ़ी टर्म्स हैं इसके लिए। ये हमारा लक्ष्य था उस टाइम कि जल्दी से जल्दी ये हम कर लें, क्योंकि एक बार ये जो बुनियाद बन जाए फिर बाकी इमारत हम खड़ा कर सकते हैं इस बुनियाद पे जल्दी से जल्दी। और इसीलिए आप सोचिए कि ये पूरा ऐसे ही बांग्लादेश को जो लिबरेट करा गया है या ईस्ट पाकिस्तान पे जीत जो हुई,
वो सिर्फ 13 दिन की लड़ाई में हुई। सिर्फ 13 दिन 13 दिन में मतलब बहुत जल्दी होता है, और पर्टिकुलरली उस इलाके में जहाँ इतनी सारी नदियाँ हैं और दलदल है कि ज़मीन पे मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आगे बढ़ना मुश्किल हो उस जाता है। समय आप कल्पना कीजिए कि जो थल सेना को आगे बढ़ने के लिए एक तो ऊपर से जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का हमला था उससे प्रोटेक्ट करना था, लेकिन साथ में उस समय ना तो सड़क हुआ करती थी, ना प्रॉपर इतनी एडवांस टैंक्स होते थे या मशीनरी होती थी। जो हमारे व्हील बेस्ड जो टायर बेस्ड जो व्हीकल्स होते थे वो इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे उस समय, सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, पुल्स नहीं थे उस समय। वो सारी परिस्थितियों में जैसा कि सर बता रहे हैं सर कि जैसे दलदली ज़मीन होती थी या नदियाँ इतनी सारी हैं, ब्रिज वगैरह भी नहीं होते थे उस समय। ईस्ट पाकिस्तान तो ऐसी जगह है जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ जो बहती हैं, मेघना, पद्मा, अपनी ब्रह्मपुत्रा जब अंदर जाती है, गंगा जाती है, उसको पद्मा बोलते हैं। ये नदियाँ मतलब समुंदर सरी की हो जाती हैं वहाँ। हाँ। इतनी चौड़ी होती है कि आप बिना किसी ब्रिज मतलब के, उस समय तो वायुसेना की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका हो। तो इस ऐसी जगह में आपकी थल सेना को मूव करने के लिए ब्रिजिंग, मतलब ब्रिजिंग कितना, आप 4 किलोमीटर का ब्रिज कैसे बनाओगे? हाँ। ब्रिजिंग के लिए भी जो उनके पास सामान होता है थल सेना के पास, वो 10-15 मीटर नाले के ऊपर हाँ, बना सकते हैं। इतना। अच्छा, और जो पुल थे वहाँ पर वो पाकिस्तानी नष्ट कर रहे थे खुद ही कि बना। आप आगे नहीं बढ़ सको, आप फंस जाओ वहाँ पर। तो हम लोगों ने जो ये कमान ऑफ द एयर थी वो ये सबसे बड़ी बुनियाद थी ईस्ट में भी, और देखा जाए तो वेस्ट में भी। मैं आपको सब कहानियाँ वेस्ट की थोड़ी बाद में बताऊंगा, पर एक उदाहरण दे दूंगा अभी। वेस्ट में आपने सुना होगा कि लोंगेवाला के बारे में, बॉर्डर, हाँ, जो एक बड़ी फिल्म में अच्छी फेमस फिल्म बनी उसके बारे में। हाँ। तो लोंगेवाला में क्या हुआ था कि 4 तारीख रात को पाकिस्तानियों ने 4 तारीख को रात को एक पूरी ब्रिगेड, जिस दिन आपने उधर सोबर गिराया। हाँ सुबह, हाँ। उस दिन रात को ये लोग लोंगेवाला, जैसलमेर, जोधपुर की तरफ बढ़ गए। रामगढ़, लोंगेवाला, रामगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, इस एक्सेस पे उन्होंने पूरी ब्रिगेड डाल दी। उसके साथ एक पूरा रेजिमेंट टैंक्स का था। 45-50 टैंक्स उनके पास थी, प्लस अदर दूसरे उनके व्हीकल होते हैं, ट्रैक्ट व्हीकल, जो रेती में आराम से चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरी उन्होंने अटैक करा, और हमारी जो 12 डिवीज़न थी वो खम्बाता साहब मेजर जनरल कमांड कर रहे थे, वो थोड़ी दूसरी जगह थी और इसको रोक नहीं सकी। मतलब हमारा उस बाउंड्री पे हमारे टैंक्स नहीं थे उस समय? कुछ नहीं था उस तक, ओहो। एक थोड़ी बॉर्डर आउटपोस्ट थी। और ये जो बॉर्डर फिल्म में आपने देखा था, एक पंजाब रेजिमेंट था, उसकी एक कंपनी थी लोंगेवाला में। एक कंपनी मतलब 100 आदमी समझिए, 100-150 आदमी, 100 आदमी कुछ थे उनके, जिसकी मेजर चांदपुरी करके कमांड कर रहे थे वहाँ पर। तो टैंक्स लोंगेवाला पहुँच गई रात को 12 बजे करीब उनके ऊपर, और इनके पास कुछ एंटी टैंक वेपन्स नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, बहुत मुश्किल थी। तो बल्कि एक फ़ोन आया था खम्बाटा साहब का, हमारे जैसलमेर में, जहाँ एयरफोर्स थी जैसलमेर, वहाँ पर एक विंग कमांडर मिनी बावा करके कमांडर थे उस टाइम हमारे। तो बाद में एयर मार्शल श्री के रिटायर हुए, मैं उनके साथ काफ़ी मैंने काम करा, तो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, इस कहानी को भी अच्छी तरह जानता हूँ। तो खम्बाता साहब ने, जनरल खम्बाता साहब ने बाबा साहब को फ़ोन करा, बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये टैंक्स आपके, पूरा ब्रिगेड आपकी तरफ आ रही है, और मेरी समझ में आप अपने विकेट करके जैसलमेर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो करने का बोल दिया उन्होंने, पीछे हटने के लिए बोल दिया, पीछे हट जाओ, आप कहीं कुछ करो। तो बाबा साहब थोड़ा दमदार आदमी हैं, सरदार हैं वो भी, उन्होंने क्या छोड़ के, रणभूमि छोड़ के थोड़ी भागते हैं वो। तो उन्होंने क्या करा, बड़ी अच्छी तरकीब निकाली कि मैं कहीं नहीं जा रहा, हम देखेंगे। हमारे हंटर जो वहाँ थे, 6 हंटर थे उस टाइम सिर्फ, बस। वो रात में टैंक्स तो नहीं पकड़ सकते थे, उनको सुबह के लिए रुकना ही पड़ रहा था, रोशनी चाहिए उस समय, रोशनी चाहिए थी। हाँ। रात में तो उनको कुछ दिखता नहीं, कैसे करते, कुछ कर सकते, उड़ सकते थे पर उनको कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा रात को जैसे तैसे ये आ भी जाए ब्रिगेड, तो उनकी जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, L-70 गन्स वगैरह, उनको उन्होंने ग्राउंड रोल में कर दिया, मतलब बोला उनको नीचे करो, ऊपर जहाज के लिए नहीं देखेंगे, आप इधर उधर डिस्पर्स कर दो पेरीमीटर पे, अपने पूरे उस पे सब जवानों को उन्होंने राइफल्स वगैरह इशू कर दी, मशीन गन जो भी अपने पास है, और बोले अगर टैंक्स आती हैं तो ये एंटी एयरक्राफ्ट गन उस पर चलाएंगे हम, और उनको जैसे तैसे हम रोकेंगे सुबह तक, कुछ भी हो जाए।
तकदीर की बात है, वो जो पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर था और टैंक कमांडर था वो भी थोड़ा डर गए। लोंगेवाला तक वो बहुत जल्दी पहुंच गए थे। अब उनके पीछे थोड़े टैंक्स फंस गए थे दलदली में, सॉफ्ट सैंड में वगैरह वगैरह। तो उनके जो व्हीकल्स, इन्फेंट्री जो थी वो व्हील्ड व्हीकल्स में थी, मतलब टायर वालों में, वो थोड़ी फंस गई थी। तो ये टैंक्स जो आगे निकल गए थे उनको थोड़ा डर लगा कि हम अकेले जा रहे हैं, हमारी इन्फेंट्री साथ में नहीं है, बैकअप जो पूरी पीछे से जो फोर्स आने के साथ में नहीं आ पाई, हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं आया, तो वो लोग थोड़ा वापस चले गए। फिर इस झमेले में सुबह हो गई हमारे लिए और हंटर्स ने फिर उनका जो आप बता रहे हैं कि जो नष्ट करा, उन्होंने 5 तारीख को आधा रेजिमेंट तो उन्होंने 5 तारीख को ख़त्म कर दिया। 6 दोपहर तक, शाम तक उन्होंने पूरा रेजिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। 40-50 टैंक उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हंटर्स ने। उनके जो व्हीकल्स थे बाकी ये वो, बल्कि एक वायरलेस इंटरसेप्ट आया था जो उनकी पाकिस्तानी सेना ने भेजा, जिसका करीब ऐसा पड़ता था कि दुश्मन की वायुसेना ने हमारे नाक में दम कर दिया। एक जहाज जाता है तो दूसरा आ जाता है। हाँ। आगे बढ़ने की तो बात ही नहीं है, पीछे हटना मुश्किल हो गया हमारा। आप कुछ भेजिए हमारे लिए वायुसेना, नहीं तो हम यहीं पर, हम वापस भी नहीं आ सकेंगे, ऐसा। और ये मतलब कोटेड है सब जगह। तो ये सिग्नल हमने इंटरसेप्ट करा था, ये आया था। तो ये मैं बता रहा हूँ कि एयरफोर्स, वायुसेना का महत्व बताने के लिए। उस समय सर जब आपके हंटर्स ने लोंगेवाला में अटैक किया, इंडिया के हंटर्स ने, तो फिर उनकी एयरफोर्स ने उस समय काउंटर अटैक नहीं किया? अब उनके भी यही हालत थी। हम लोग उनकी आर्मी ने अपनी वायुसेना के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करा था। अच्छा। ये अटैक आएगा तो हमारे को कवर देना, जैसलमेर को पहले ही नष्ट कर दो तो हमको तकलीफ न हो। जैसलमेर, जोधपुर, मतलब वो आर्मी और एयरफोर्स में, पाकिस्तान में आपस में कम्युनिकेशन नहीं थी, इतना नहीं था, वो कोऑर्डिनेशन नहीं था, उनकी जॉइंट प्लानिंग नहीं थी। हाँ। तो लकीली उस टाइम उनके पास जो रहीम मियां खान करके एक एयरफील्ड था, वो मैंड ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने बोला रहीम मियां खान को डिफेंड करना मुश्किल है, जब तक आप बोलेंगे नहीं कि इधर जगह है, हम लोग वहाँ जहाज पोजीशन नहीं करेंगे। तो उनके पास नियरेस्ट मतलब जगह थी कहीं चौर या मसरूर कराची में या कहीं, तो वहाँ से कुछ वो सपोर्ट नहीं कर सके इनको। तो इसलिए वायुसेना, मैं कमांड ऑफ द एयर की जो बात कर रहा था, आप देखिए लोंगेवाला में पाकिस्तानी सेना को हम इसीलिए नष्ट कर सके क्योंकि उनकी एयरफोर्स नहीं थी, कोई नहीं था, और हमारे 6 हंटर ने ये कमाल कर दिया उधर। तो इसलिए ये ईस्ट में भी देखा जाए, पूर्वी क्षेत्र में भी यही बुनियाद थी पूरे लड़ाई की और इतनी जीत की। तो जो जैसा मैं बोल रहा था लोंगेवाला में, ये उदाहरण दिया मैंने आपको, पर पूर्वी क्षेत्र में भी ये वायु का जो एयर डोमिनेंस, कमांड ऑफ द एयर बहुत महत्वपूर्ण था, जिस पे पूरा युद्ध उस पे बुनियाद। तो सर जैसे 4 दिसंबर 1971 को जब ये लोंगेवाला वाला इंसिडेंट हुआ, आपने सोबर गिराया, उस समय पूर्वी पाकिस्तान में जो आर्मी थी उनकी मूवमेंट क्या थी? हाँ, तो पूर्वी पाकिस्तान में 3 कोर थी। एक सगत की मैंने 4 कोर जो ईस्ट में थी, हाँ, वो वहाँ पर थे। आपने अभी सगत सिंह का जो मैंने जिक्र का 4 कोर, उनका ये अगरतला और इधर थे वो। उनका जो लक्ष्य, उनको जो टास्क दिया गया था कि आप मेघना रिवर तक पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे, चिट्टागोंग तक। अच्छा। पूरा उनको ये टास्क दिया गया था। इस तरफ कलकत्ता के पास में 2 कोर थी, जनरल रैना करके थे उनके कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल रैना, जो बाद में चीफ बने थे। हाँ। टैपी रैना। और नॉर्थ में सिलीगुड़ी के पास और बिनागुरी, नॉर्थ हमारे हासीमारा के पास बिनागुरी एक जगह है, वहाँ पर 33 कोर थी। वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल थापन कमांडर थे उनके। और शिलोंग में एक छोटी सी 101 कॉम जोन थी आर्मी की, जिसमें ज़्यादा फोर्सेस नहीं थे, बिकॉज वो सोच रहे थे कि ये थ्रस्ट पहाड़ों से आएगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो एक मेजर जनरल गिल थे उसके कमांडर। उनका पहले 1-2 दिन में ही कुछ माइन में एक्सीडेंट हो गया, वो थोड़ा उनको जख्म लगा, तो उनकी जगह मेजर जनरल नागरा करके वहाँ पर कमांड पे आए। आपको सबके नाम याद है? मैं तो पूरी इस पे बहुत लिखा है मैंने। अच्छा। इस युद्ध के बारे में मैंने काफ़ी लिखा है, पब्लिश करा है, बल्कि मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये सब पढ़ा हुआ है, दूसरे सुना हुआ है, मिले हुए हैं लोगों से, काफ़ी लोगों से। तो
ये तो आर्मी सब तीनों तरफ से उनका लक्ष्य था कि जितना आप अंदर जा सकें उतना जाएं। अब हिली में और जशोर में, जहाँ रैना साहब जहाँ अंदर जाना 2 कोर जा रही थी जशोर एरिया में उस तरफ, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस थी, तो वो उसमें फंस गए लड़ाई में और काफ़ी लॉसेस भी हुए दोनों तरफ। धीरे मतलब उनकी आगे बढ़ने की गति थोड़ी कम हो गई थी। इसी लड़ाई में मेरा छोटा भाई 8 दिसंबर को भरत करके था, भरत लेफ्टिनेंट था, वो 7 पैरा में काम कर रहा था, तो वो जशोर के पास के एरिया में वो भी मारा गया उस दिन 8 तारीख को। उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा, मेरे को तो बाद में पता पड़ा 8 तारीख। मतलब जब आपके ब्रदर की डेथ हुई उसी लड़ाई के दौरान, तब आपको पता ही नहीं चला? मुझे क्या, मेरे को तो 10 तारीख को शाम को बाद में बताया गया सीओ साहब ने, वो थोड़ी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा बाद में कैसे हुआ था। तो 8 तारीख को वो ये इस तरफ हुए। इस तरफ थापन साहब हिली में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस थी, वहाँ पर भी उनकी काफ़ी मुठभेड़ हुई, काफ़ी खून खराबी हुई, पर वो आगे मतलब इतना नहीं बढ़ सके जितना वो बढ़ना चाहिए था। सगत साहब जो थे ये 4 कोर में, जिनकी मैंडेट सिर्फ ये रैना साहब का एक्चुअली सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, उनके पास ब्रिजिंग इक्विपमेंट था वगैरह वगैरह, तो उनको बोला गया था कि आप ढाका की तरफ बढ़िएगा, पर वो इतना बढ़ नहीं सके क्योंकि आगे दिन में सगत साहब ने बड़ी जल्दी वहाँ पर देखा। जैसे ही एयर सुपीरियरिटी मिली, सगत साहब पहले पैराशूट ब्रिगेड कमांड कर चुके थे, तो एयरफोर्स के बारे में उनको काफ़ी मतलब जानकारी थी, उनका चला ऐसे काफ़ी अच्छे संबंध भी थे। वो समझते भी थे कि कैसे यूज़ करना चाहिए, और वो ऐसे दिलदार कमांडर थे कि अपने हेलीकॉप्टर, एक एलुएट हेलीकॉप्टर में वो दिन भर अपनी फ्रंट लाइन में घूमते रहते थे ऊपर से, और देखते रहते थे कि कहाँ कौन सा बैटल हो रहा है, कहाँ अपने को जगह मिली है, आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही हम लोगों ने एयर सुप्रीमेसी प्राप्त करी 5 रात से 6 सुबह से, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, पहले तो इनको हवा में गिराए काफ़ी जहाज़, पर हमारे भी गिरे थोड़े बहुत, हमने भी लॉस करे। और बल्कि ढाका में इनकी एंटी एयरक्राफ्ट इतनी ज़्यादा तादाद में थी और इतनी ज़्यादा वो करते थे कि जहाँ हम ढाका के ऊपर जाते थे सब जगह से गोलाबारी आती थी हमारे तरफ से। अच्छा। तो हमारी तकदीर अच्छी है कि हम लोग बिना उसके खतरे के, बिना विदाउट स्क्रैच, मतलब मेरे जहाज को तो कभी एक बुलेट भी नहीं लगी, तकदीर इतनी अच्छी थी मेरी, टचवुड। पर हम लोगों ने ये भी करा था, सुपीकॉल और हम लोगों ने ये मिलके भी करा था कि हम लोग ज़्यादा नीचे नहीं जाते थे। हम लोग ये छोटी छोटी जो स्मॉल आर्म्स फायर आती थी और चाइनीज़ जो गन्स थी जिनकी रेंज कम होती थी, हम लोग जैसे आप चील देखते हैं ना, ऊपर से ऊपर घूमती है और उसके बाद फिर बिल्कुल स्टीप डाइव में आके मारती, तो हमारा एक्सपोजर जो होता था अटैक में हमेशा कम रहता था। तो लकीली हमारे जहाज़ इतने मतलब इस स्क्वाड्रन के इतने नहीं गिरे ये एंटी एयरक्राफ्ट से, तो हम लोग सब बच के ऐसे आ गए थे। पर पहले दिन मेरी स्क्वाड्रन से 2 आदमी वहीं पर गिर गए थे। एक स्क्वाड्रनीडर समानता थे, वेरी सीनियर, और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट खोंडे थे। वो दोनों जहाज उनके, वो दोनों मर गए बेचारे उधर ही ढाका के ऊपर अटैक करते करते। तो 4 तारीख को ये काफ़ी लड़ाई हुई। 5 तारीख को भी हमने कोशिश करी कि वो सेबर्स को हवा में लेके घेर के मारा जाए वगैरह वगैरह, पर ये देखा कि ये तो बहुत धीरे धीरे होगा काम। तो कमांड ने फिर धीरे से परमिशन दी और काफ़ी लोगों ने बात भी करी थी इस बारे में। 5 तारीख के शाम से हमने उनकी सेबर्स की जगह उनके रनवे जो हैं ढाका के, उन पे अटैक शुरू कर दी, बॉम्बिंग शुरू कर दी। पहले उनको डर था कि हमारे बॉम्ब्स उनको इतना डैमेज नहीं कर सकेंगे वगैरह वगैरह, पर ये स्क्वाड्रन्स ने, मिग स्क्वाड्रन ने, 28 स्क्वाड्रन थी एक, वहाँ पर एक विंग कमांडर बिश्नोई साहब थे, उन्होंने इतनी अच्छी मतलब वो अटैक करी कि उनके 4 जहाज 2-2 बॉम्ब लेके गए थे। 5 को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा पहले दिखाने के लिए कि कर सकते हैं हम, कुर्मीतला के ऊपर जो ढाका में दूसरा एयरफील्ड था। और 6 तारीख की सुबह में उन्होंने तेजगांव और कुर्मीतला दोनों स्क्वाड्रन्स ने मिलकर, जो गुवाहाटी में 2 मिक्स स्क्वाड्रन थी और 28 हेड लीड में थी, उन्होंने जाके उनके रनवे को नष्ट कर दिया। बल्कि 6 तारीख रात की एक, मैंने बाद में एक एयर कॉमोडो तुफेल करके हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने एक किताब लिखी इस बारे में, पूरे युद्ध के बारे में, जो अभी पिछले साल आई थी, 2-3 साल हुए। तो इन द रिंग एंड ऑन इट्स फीट, वो पाकिस्तान एयरफोर्स को मतलब डिफेंड करें, अच्छा लिखते हैं, बड़े बैलेंस लिखा उन्होंने।
और सब कुछ जिक्र कर रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर लिखा कि 6 तारीख रात को और सुबह 7 तारीख को जब अटैक हुई, 6 तारीख को तो उनके रनवे नष्ट हुए, वो रिपेयर कर रहे थे कि थोड़ा उनको फिर से जहाज मतलब चलते जाएं, लड़ाई करें। रात को रिपेयर जैसे ख़त्म होने वाली थी, एक मिग फिर आया, फिर उन्होंने बम डाल दिए। तो वहाँ पर उनका जो फ्लाइट कमांडर था, नंबर 2 मैन, स्क्वाड्रन लीडर दिलावर हुसैन, उनको उन्होंने कोट करा कि उनके आँख में, दिलावर के आँख में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि ये अब ईस्ट पाकिस्तान का अंत है। एडमिट कर लिया उन्होंने कि अब लड़ नहीं सकेंगे हम, कुछ नहीं होगा। तो 5-6 तारीख से हम लोगों ने फिर क्या शुरू करा कि हम लोगों ने कमांड ऑफ द एयर तो आ गई थी, हमने उनके रनवे डिस्ट्रॉय करे, उनके सेबर्स बिल्कुल मतलब ज़मीन पे फंस गए, अब कुछ कर नहीं सकते थे। बल्कि 8 और 9 तारीख से उन्होंने अपने पायलट्स धीरे धीरे बर्मा के थ्रू वापस वेस्ट पाकिस्तान ले गए कि अब कुछ कर नहीं सकते, तो उनको इवैक्यूएट कर दिया, बल्कि 8 और 9 को। तो मतलब 8 और 9 से उन्होंने पीछे हटना शुरू कर अपनी दिया, एयरफोर्स तो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। अच्छा। दिलावर आखिरी में गया था 9 तारीख को, आई थिंक, मैंने जितना पढ़ा है। पर 8 को एक बैच चला गया ऑटर के थ्रू, रात में उन्होंने धीरे से बर्मा पहुंचा दिया उनको, फिर वहाँ से वो धीरे वापस चले गए। 9 को एक और जहाज़, एक बीवर गया, उसमें उन्होंने आदमी डाल दिए अपने, वो निकल गया वहाँ से। तो 6 तारीख से समझिए हम लोग अब आर्मी के सपोर्ट में पूरा, मतलब जितना हमारे पास एफर्ट था, जितने हम जहाज़ थे, वो जहाँ आर्मी को तकलीफ़ हो रही थी, जहाँ वो रुक रहे थे और जहाँ वो अटके हुए थे, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। आगे उनके दुश्मन पे अटैक कर रहे थे, जिससे उनका आगे रास्ता साफ होते जाए, क्लियर होते जाए। तो काफ़ी लड़ाई करते रहे है। 7 तारीख को सगत साहब ने, जो लेफ्टिनेंट जनरल सगत ने, जैसे ही एयर सुप्रीमेसी 6 तारीख को हुई, 7 को उन्होंने एक हेलीकॉप्टर, उनके पास 11 हेलीकॉप्टर थे कुल, मी-4, वो भी पुराने, बहुत पुराने और कम लोग ले जा सकते थे। उन्होंने उनको ऐसे पोजीशन करके, कलाई शहर करके जगह है, वहाँ पर पोजीशन करके बोला कि मुझे एक बटालियन, पूरी गुरखा बटालियन सिलेट के पास में यहाँ पर उनको लिफ्ट करो, जहाँ ज़मीन से जा नहीं सकते, कोई ब्रिज नहीं है, वो सिलेट के बिल्कुल उन्होंने बाउंड्री पे उनको ड्रॉप करा दिया। और एक गुरखा बटालियन ने, जिसके पहले शाम को उन्होंने जितने हेलीकॉप्टर ले गए उनके सामान के साथ, सिर्फ 254 जवान गए वहाँ पर हुए। और बल्कि हेलीकॉप्टर हर 5 मिनट में मतलब ऊपर नीचे जा रहे थे ऐसे। तो पाकिस्तानी को लगा कि एक पूरी ब्रिगेड यहाँ पर ड्रॉप हो गई है। 256 लोग थे गोरखा कुल। पाकिस्तान के पास सिलेट में एक पूरी ब्रिगेड थी और दूसरी ब्रिगेड विड्रॉ कर रही थी उस अंदर, तो 2 ब्रिगेड थी अंदर उनके पास। वो एक बटालियन, मतलब आधी बटालियन ने पहले उनको होल्ड करा और 8-9 को उनको बिल्ड करके एक बटालियन ने उन 2 ब्रिगेड को सिलेट में बंद करके रख दिया। एक ब्रिगेड में कितने लोग होते हैं सर? करीब 3000। ओहो, मतलब 254 ने 2 ब्रिगेड को रोक दिया। पहले 254 ने उनको रोका उस दिन रात को। दूसरे दिन तक हमने पूरे उनके 900, एक बटालियन पूरी कर दी थी, 900-1000 लोग। इस 1000 लोगों ने करीब 6000 लोगों को अंदर बंद करके रख दिया। वो लोग निकले ही नहीं वहाँ से। उन्होंने सोचा बहुत बड़ा फोर्स आ गया, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और गुरखा तो आपको मालूम है, गुरखा की बहादुरी, आयो गुरखाली करके वो खुखरी लेके वो तो लड़ते हैं। तो बहुत बढ़िया उन्होंने करा। एक लेफ्टिनेंट कर्नल हुर्लीकर साहब उनके सीओ थे उस टाइम, और मेजर जनरल इयन कार्डोजो की भी कहानियाँ बहुत आती हैं, आपने कभी सुनी होंगी। उनको एक माइन में उनके बल्कि एक पाँव को खुद काटना पड़ा, अपना खुद काटा उन्होंने, एम्पिटेट करा, गैंग्रीन नहीं हो जाए, पर लड़ते रहे। मतलब काफ़ी वीर लोग वहाँ पर। उन्होंने ये करा। सरेंडर के टाइम में जब ये सिलेट की ब्रिगेड कमांडर बाहर निकले सरेंडर के लिए, उन्होंने बोला कि आपका ब्रिगेड कमांडर कौन है, सरेंडर करना है। तो ब्रिगेड कमांडर नहीं था, एक कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मतलब बटालियन कमांडर था वहाँ। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो कि भाई एक बटालियन ने हमको मतलब रोक दिया था। ये कहानियाँ हैं। तो सगत साहब ने ये यूज़ करा 7 तारीख को। अच्छा, वो फिर आशुगंज की तरफ बढ़ रहे थे उधर मेघना पे। उनका तो ऑर्डर था कि आप मेघना रिवर पे क्या हुआ, ईस्ट बैंक पे, मतलब आप सोचे पूर्वी बैंक पे, उसके तट पे, वहाँ पर आप ऑक्यूपाई कर लीजिए, रुक जाएगा। इन्होंने भैरव बाजार का जो ब्रिज था बड़ा वाला, पाकिस्तानी नष्ट कर दिया 6 तारीख को, 6-7 तारीख को। तो अब आगे बढ़ने के लिए क्या है उनके पास? तो सगत साहब ने फिर ये हेलीकॉप्टर्स 9 तारीख से
पूरे मेघना को क्रॉस करने के लिए पूरी डिवीज़न, मतलब 2 ब्रिगेड उन्होंने उठा ली उधर से, करीब करीब एक पूरी डिवीज़न उन्होंने डोटकुंडी, नरसिंगडी और ऐसे जगह जगह पे पोजीशन करते रहे। वो अपने हेलीकॉप्टर में आगे आगे जाते थे, 4 गार्ड्स को पहले लिफ्ट करा उन्होंने, फिर दूसरे को करा, ऐसा उनकी गन्स, उनका सपोर्ट इक्विपमेंट, अपनी टैंक्स को बोला कि PT-76 टैंक्स थी कि जैसे तैसे मेघना में वो फ्लोट करती थी थोड़ी बहुत। तो एक मेघना में जो भी आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड से क्रॉस करके आगे बढ़ो आप, तो वो ढाका की तरफ भाग रहे थे, रेस मतलब बिल्कुल कर रहे थे कि जाए। उनका मैंडेट नहीं था, बल्कि उनको आर्मी कमांडर जो था ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोरा, उन्होंने बोला भी था कि आप ये मत करना क्योंकि खतरा हो सकता है। उनको डर भी था कि ऐसा नहीं हो कि हमको नष्ट हो जाए, हमारी आर्मी कुछ हो जाए। वो थोड़ा कंजर्वेटिवली जा रहे थे। सागत ने बोला कुछ नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, और चले गए। मतलब दिलदार आदमी, बहादुर आदमी। समझो आप उस समय की फील देखो। एक आपके सामने हमारे पास एयर मार्शल बैठे हैं जो वायुसेना को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके पास भगत सिंह जी के लिए कितना रिस्पेक्ट है। उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी स्ट्रेटेजी थी, उनकी जो दिलदारी थी, उन्होंने किस बहादुरी और किस होशियारी के साथ में सारी पूरी फोर्स को वहाँ पे अलग अलग जगह पे पोजीशन किया, जिस वजह से वो उस लड़ाई को जीतने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा उस चीज़ का। आपने तो उन्होंने 9 तारीख से ये शुरू कर दिया, आपने 10, 11, 12 हेलीकॉप्टर जैसे तैसे करके, और काफ़ी मतलब एक दिन वो एलुएट में गए थे तो उनके पायलट को बुलेट आई, वो लगी, और उनकी जो हैट थी, वो हैट पहनते थे, उसमें छेद भी हो गया और थोड़ा सा स्क्रैच आया उनके चीक पे। वो डरे नहीं, चलते गए बस, बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हुए रहे। तो ये शुरू हो गया। हम लोग सब जगह से उनको सब जगह से सपोर्ट कर रहे थे। और आप ये समझिए कि ये सपोर्ट में करीब ईस्ट में 2000 कॉम्बैट मिशन, फाइटर मिशंस हुए टोटल इन 13 दिनों में जो उड़े। उसमें से 1350 मतलब 68% जो एफर्ट था वो आर्मी के सपोर्ट में था। मैं ट्रांसपोर्ट और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर्स ने भी कितना काम करा उधर, वो ऊपर नीचे जाते ही रहे, वो ट्रूप्स को ले ही थे जाते, बल फायर के अंदर गोलियां चल रही हैं पर फिर भी गए वो। तो ये लोग ये ऐसे करते गए। अच्छा, आर्मी के उस टाइम ये बात बताऊंगा, हमारा कोऑर्डिनेशन इसलिए अच्छा था कि हम लोगों ने अपने फाइटर पायलट्स और कभी ट्रांसपोर्ट पायलट्स भी, नेविगेटर्स को भी आर्मी की हर ब्रिगेड के साथ रख दिया था। उनको बोलते थे फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर्स, FACs। तो वो हम लोग जब आर्मी के सपोर्ट में जाते थे तो वो लोग हमको RT पे बताते थे उस जगह पे कि ये टारगेट आपका है, आप सही हो, यहाँ से वो है, उसका लैंडमार्क ये है, सो दैट हम लोग अपने ट्रूप्स को गलती से फायर नहीं कर लें। हाँ। अच्छा, और ये फाइटर पायलट्स और ये जो पायलट थे वो हमारे स्क्वाड्रन से ही थे। हम जिस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं उस एरिया में हमारे स्क्वाड्रन या हमारी बेस से ही कोई ना कोई था, तो हम तो उनकी आवाज़ भी पहचानते थे। तो मतलब पाकिस्तानी बीच में आके कोई हमको गुमराह नहीं कर सकता था। हाँ। तो काफ़ी मतलब अच्छा था। आर्मी की तरफ से हमारे साथ में ग्राउंड लिएजन ऑफिसर बोलते हैं, GLO करके, हमारी हर बेस में एक या 2 GLO होते थे। तो हमारे साथ एक मेजर त्रिपाठी थे। हम लोग तो फ्लाइंग ऑफिसर थे, मेजर मतलब काफ़ी सीनियर होते हैं। तो त्रिपाठी साहब हमको ब्रीफ करते थे हर बार, हर मिशन के लिए कि ये जगह है, ये आपकी लाइन है, हमारे ट्रूप्स यहाँ पहुँचे हैं अभी, उसके आगे इस पे आपको अटैक करना है, ये करना है, वो करना है, वो करते रहते थे। मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर थी आपकी और आर्मी की। इस 71 में, 65 में इतना नहीं था। हाँ, मैं वो बाद में आपसे फिर ये 65 में बहुत कम था ऐसा। उसको सीख के हमारे जो एयर चीफ लाल साहब थे, उन्होंने बुक भी लिखी इस बारे में। उन्होंने इसको काफ़ी इम्प्रूव करा था, बहुत इन पे उन्होंने काम करा था। इनको बोलते थे टैक्टिकल एयर सेंटर्स बनाए थे, एडवांस हेडक्वार्टर्स बनाए थे, सो दैट वो कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह चले। अभी तो हम त्रिपाठी साहब जो GLO थे हमारे, उनके पास जाते थे, और कभी कभी क्या होता था, हमारे पास जहाज़ है पर कोई डिमांड ही नहीं है आर्मी की, उनके सामने कुछ है नहीं, तो हमको कोई मिशन नहीं मिलता, तो हम लोग घर में मतलब बैठे हुए हैं दिन भर, आधे दिन या 2-4 घंटे। और फाइटर पायलट्स के लिए ज़मीन में बैठना तो सबसे खराब बात हो जाती है। मतलब मेन इशू ये है कि उस समय युद्ध चल रहा है। हाँ, युद्ध चल रहा है, तो आप करना चाहते हो ना जितना हो सके। तो हम लोग क्या करते थे कि जब डिमांड नहीं आती थी तो हम लोग वेट करते थे 1-2 घंटे, फिर हम जहाँ वो बोलते थे कि हमारे ट्रूप्स यहाँ तक है, उसके आगे जाके हम
कोई ना कोई रिवर क्राफ्ट, जो कोई भी नदी में कोई आ रहा है, कोई स्टीमर चल रहा है, कोई ट्रेन है, कोई ट्रूप कंसंट्रेशन है या ब्रिगेड हेडक्वार्टर जहाँ मालूम है, हम जाके हम पे हमला करते रहते हैं। अच्छा। कुछ तो करना है, मतलब कहीं तो कहीं उनको दबाव में रखना है। हाँ। तो मारते रहते थे हम, ये उनको मतलब चैन की नींद लेने देते थे हम, दिन रात को ऐसे करते रहते थे कुछ ना कुछ। फिर सर फिर फाइनल अटैक कैसे हुआ हाँ। सर? तो मैं बताता हूँ, इस बीच में आपको मैं अपनी एक कहानी छोटी सी बता दूँ। 8 तारीख को जब मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो हम लोग तो उड़ रहे थे। 10 तारीख को शाम को ये टेलीग्राम आया स्क्वाड्रन में कि भारत अब नहीं है। तो मेरे सीओ ने पूरी फ्लाइंग हो गई, उनको आ गया था टेलीग्राम सीओ साहब को, कॉल साहब को। तो उन्होंने शाम को मुझे बुलाया, मैं एडजुटेंट भी था स्क्वाड्रन का उस टाइम, तो उनके साथ में ही ऑफिस था। तो उन्होंने कहा आजा मेरे ऑफिस में थोड़े 5 मिनट के लिए बात करनी है। मैंने कहा ज़रूर, कुछ होगा काम, मतलब कहीं ना कहीं कुछ काम करना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं तेरे से बात करनी थी थोड़ी सी, ऐसा वैसा उधर उधर। तो मुझे लगा कुछ अच्छा नहीं, मतलब कुछ दाल में काला है, कुछ बात बराबर नहीं बन रही है। तो फिर उन्होंने धीरे से बताया कि भरत ये नहीं रहे, वो जशोर में ये हो गया 8 तारीख को। तो ऐसा करो तुम 2-3 दिन छुट्टी मार लो, आराम कर लो, और जो मतलब थोड़ा दारू पी लेना, ये कर लेना। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आप मेरे को। हमारे स्क्वाड्रन में स्क्वाड लीडर समानता पहले दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, खोंडे साहब मर गए थे। हमने युद्ध में मतलब बंद कर दिया था कि लड़ाई कि 2 चले के, बल्कि हम तो और हौसले के साथ लड़ते हैं उसके बाद। तो मेरा भाई गया, मतलब ये थोड़ी कि मैं बंद कर दूंगा ये वगैरह। तो मैं वैसे ही मतलब चलता रहा। तो सीओ साहब और भी मतलब, तो सर आपको थोड़ा तो उस समय तो मतलब एक गुस्सा तो आया होगा ना, ऐसा कुछ? ये देखो लड़ाई में गुस्सा नहीं होता, जो आदमी गुस्सा होता है वो फिर कुछ गलत काम करता है। हाँ। लड़ाई में बिल्कुल आपको अपने शांति से मन रख के दिमाग से चलना चाहिए। आप दुश्मन के साथ, अगर मैं बता रहा हूँ, आप कल अगर रास्ते पे किसी से लड़ाई हो जाए और अगर आप गुस्से में हैं तो गलती आप करेंगे। अगर आप शांति से उसको देखेंगे और लड़ेंगे भी, भले ही जो लड़ना है जो करना है, पर सोच समझ के करेंगे, तो आप जीतेंगे, मतलब थोड़ा बढ़िया रहेगा। परिस्थितियों में जब तो आपके भाई की डेथ हो गई, आपको सारी चीज़ें हो गई, युद्ध चल रहा है, आपको उन्होंने, आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने बुला के बोला भी से कि आप छुट्टी कर लो 2 दिन। हाँ। नहीं होता नहीं है। खुद के जो हमारे स्क्वाड्रन के थे वो मेरे भाई नहीं थे क्या, मेरे तो वो तो बल्कि मेरे आधे तो पिता समान थे। सर बहुत तो बड़े भाई से नहीं गए, तो उनको मैं जाके दे सकता हूँ। और एयरफोर्स में ये ट्रेडिशन रही है। आज एयरफोर्स में भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हम लूज़ कर लेते हैं किसी को, पूरी स्क्वाड्रन या तो उसी दिन शाम को या दूसरे दिन पूरी स्क्वाड्रन उठती है हमेशा, क्योंकि वो भय निकालना पड़ता है लोगों से कि जब एक आदमी चला गया, मतलब ये नहीं कि हम बंद हो जाएंगे कभी काम। मेरी तकदीर अच्छी रही, मेरी पूरी सर्विस में एक भी कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी किसी को मैंने खोया नहीं है। तो आपने लिखा ही ना, गॉड इज माय को पायलट, बस वो चल रहा है अभी तक। तो अभी भी वो मेरे आदमी मतलब ज़िंदा हैं। आज 15-16 साल हो गए मेरे को रिटायर होके भी, तो अभी भी उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ। तो कभी मैंने मतलब किसी की वो फ्यूनरल अटेंड ही नहीं करा मैंने, तो तकदीर अच्छी रही मेरी। तो ऐसे चल रहे थे हम लोग, जितना एफर्ट कर सकते थे करते थे। त्रिपाठी साहब के पास जाते थे हम। तो त्रिपाठी से पूछा हमने, मेजर त्रिपाठी से, कि अब क्या होगा। सगत साहब तो ढाका पहुंच रहे हैं उस तरफ से, और यहाँ से अच्छा 11 तारीख को पैरा ड्रॉप हुआ तंगेल पे। काफ़ी एक पूरी 2 पैरा को बटालियन को वहाँ ड्रॉप करा गया, और उन्होंने थोड़ा लिंकअप करके 1 मराठा से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो वो उत्तर की तरफ से ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं। सगत साहब पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ से ढाका के बढ़ रहे हैं। और तो अब क्या होगा, ढाका पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या फिर ढाका सिटी में स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग होगी। वो लोग एकदम सरेंडर कैसे करेंगे, मतलब क्या लड़ाई होगी। तो त्रिपाठी साहब बोलते थे मुझे क्या मालूम क्या होगा, देखेंगे क्या होता है। तो हम लोगों को लग रहा था कि बस अब लड़ाई ऐसे ही खिंच जाएगी, कुछ होगा नहीं। मौके की बात है कि 14 तारीख को सुबह करीब 10-10:30 बजे हमारे पास एक मैसेज आता है कि आप जल्दी से बेस ऑप्स आइए, ब्रीफ करते हैं। त्रिपाठी साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, पर बेस ऑप्स ऑफिसर वहीं पर बैठते थे। और वहाँ पर
एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि 12 बजे उस दिन ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर मलिक साहब एक मीटिंग गवर्नर हाउस में, गवर्नमेंट हाउस में कर रहे हैं, गवर्नर्स हाउस में, जहां यूएन ऑफिशियल्स आएंगे, उनके से बाकी बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, जनरल नियाजी जो उनके ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी ओवरऑल कमांडर थे वो होंगे, एयरफोर्स के कमांडर एक इमानुल्लाह हक थे वो भी होंगे, सब कुछ होंगे, लोग बड़े बड़े होंगे वहाँ पर। और उस टाइम पे हमको अटैक करना है, जब वहाँ मीटिंग चल रही है हमको अटैक 12 बजे करना है। तो सुपी कॉल साहब मेरे को फिर से ले गए थे, हम चार लोग गए थे, ये ले गए हमको और दो और थे, एक स्क्वाड लीडर बोस और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मैनन, उनका भी नाम ले लेता हूँ। हम चारों को बोला कि आप जाके उनको अटैक करो, ठीक है। हमें ये नहीं मालूम था उस टाइम कि उन्होंने मिग्स को, गुवाहाटी में मिग्स को भी बोला था। अच्छा। 28 स्क्वाड्रन के 4 मिग्स और 4 स्क्वाड्रन के 2 मिग्स, उनको भी भेजा गया था कि आप जाके अटैक करिए, ठीक है। तो वहाँ पर ढाका में एंटी एयरक्राफ्ट काफ़ी भयंकर थी, मतलब बहुत थी, और काफ़ी लोग उसमें हम लोगों ने गंवाए भी है। आप सोचिए 15 तारीख की शाम के, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूँ, एक कैनबरा गया था, उसमें एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट विल्सन थे। कैनबरा एक लाइट बॉम्बर हमारे जो थे, अच्छा। ट्विन इंजन, वो 4-5 हज़ार फुट से बॉम्बिंग करने गए, उनको क्लाउड थोड़ा मिला, थोड़े बादल आए तो थोड़ा नीचे आ गए और वो एक में उनको गिरा दिया। अच्छा। आखिरी दिन पे मतलब बेफजूली, मतलब ब्रायन विल्सन करके उसके पायलट थे, वो हम लोगों ने गंवा लिया। वो मेरे बड़े भाई के वो कोर्समेट थे, तो मैं उनको जानता भी था। अच्छा। तो तो 14 तारीख को हम लोगों ने क्या प्लान करा था, जैसे मैंने बताया चील सरीके जाएंगे, तो हम लोग 15-20 हज़ार फुट पे गए। उनकी एक की रेंज होती थी करीब 5,000-6,000 फुट तक, उनके एक चलती थी। तो हम लोग 15,000 फुट पे गए, 6,000 फुट के ऊपर धीरे से हमने एक चक्कर लगाया। अच्छा, गवर्नर्स हाउस में पहला हमारा सवाल जब हमको ब्रीफिंग मिली थी कि गवर्नर्स हाउस ढाका सिटी में है कहाँ, वो तो मालूम पड़े हमें, हमारे पास तो पूरे बड़े मैप होते हैं, पूरी सिटी दिखाते हैं, उसमें एयरफोर्स में वो छोटी छोटी जगह मिलती नहीं है। तो गवर्नर हाउस किधर है? तो आप सोचिए क्या तकदीर या क्या कोइंसिडेंस था, एक बर्मा शेल का 2nd वर्ल्ड वॉर का टूरिस्ट मैप ढाका का वहाँ पर बेस ऑफ में था, उसमें से हमने वो स्ट्रीट मैप जो है उसमें से वो गवर्नर्स हाउस वो लोकेट करा कि ये। अच्छा, उस टाइम फोटो ईश्वर की कृपा तो हर जगह रही, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट हमेशा मिलता रहा आपको। हम लोग ये भी ईश्वर की कृपा इसलिए भी थी कि हम लोग जस्ट मतलब सही कारण के लिए लड़ रहे थे। धर्म, ये तो धर्म युग था, इस तरफ ही होगा। 14 तारीख को जो गवर्नर हाउस पे फिर, हाँ, तो वहाँ हम लोग वो टूरिस्ट मैप से गया, वो फोटोस्टैट भी नहीं होता था, तो हम लोगों को तो याद करना पड़ा कि वो कहाँ है। यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर रेस कोर्स है, यहाँ पर ये है, उसमें गवर्नर हाउस इधर है, दिमाग में रख लिया। कॉल साहब ने तो नेचुरली वो मैप साथ में ले गए, तो देख सकते हैं, उनको तो लीडर थे वो। तो हम लोग ऊपर गए, एक चक्कर लगाया, गवर्नर हाउस लोकेट करा, और फिर वो 6,000 फुट से हम लोग चील सरीके बिल्कुल गए, और उस पर पूरे आई थिंक 8 रॉकेट ले जा गए थे हम, T-10 करके, बड़े बड़े मोटे रॉकेट होते हैं, तो 8 रॉकेट गए थे। तो पूरे 8 रॉकेट एक पास में उस पर फायर करे, जहाँ हमको लगा कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल दिखता है बड़ा वाला, बीच में छज्जे के और पिलर के बीच में, वो आइडेंटिफाई करके उसको लगाया हमने, उसके गुंबज के बिल्कुल नीचे था जो। और फिर ऊपर उड़ के फिर गए, और दूसरी बार हमारी जो 30 मिलीमीटर कैनन होती है, 30 मिलीमीटर, वो काफ़ी मतलब मोटी होती है, उसका एक लंबा बर्स्ट फायर करा और फिर निकले वहाँ से। उस समय जो लोग वहाँ मीटिंग्स कर रहे थे फिर हाँ, तो बाद में हमको तो नहीं मालूम नीचे क्या हुआ। हाँ। पर वहाँ से निकले जैसे सेकंड अटैक करके, अब हम ऊपर नहीं गए क्योंकि फिर आके पकड़ेगी। तो जैसे ही मैं निकला तो सामने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल होता था, जो उसमें यूएन ऑफिशियल्स, रिपोर्टर्स और बाकी लोग वहाँ रहते थे। तो वो मैं उनके नीचे था, होटल मेरे ऊपर था, बड़ा काफ़ी मतलब 10 स्टोरी 11 स्टोरी का। नहीं, तो मैं नीचे था ना, फायरिंग करी थी। अब तो मेरे को क्या मालूम क्या है कि मैं होटल की तरफ सीधा गया, मैंने कहा जलते मस्ती करते हैं थोड़ी इनके साथ। तो उनको लगा कि वो हंटर सीधा आ रहा है, शायद हम पे फायर करेगा,
तो मैं उनको मतलब खिड़कियों में और बालकनीज में मैंने देखा, लोग फिल्म भी कर रहे हैं, और आखिरी सेकंड पे मैंने उनको अवॉइड करके और चला गया घर। थोड़ा मस्ती, थोड़ा डरे होंगे। बीबीसी में रिपोर्ट आई थी इस बारे में कुछ, तो वो करा, वापस आ गए। फिर बाद में हमने सुना कि एकदम रेडियो पे भी सुना था कि जैसे हमारी अटैक हुई, मिग्स ने भी अटैक करा, हंटर्स ने भी अटैक करा, तो ये जब अटैक हुई मीटिंग के बारे में, तो गवर्नर मलिक जो थे वो एक टेबल के नीचे छुपे, वहाँ पर एक उन्होंने शीट ऑफ पेपर लिया, वहीं पर उन्होंने अपने हाथ से रेजिग्नेशन साइन करके नमाज पढ़ के इंटरकॉन होटल भाग गए। तो अभी भी न्याजी का मतलब वो जो घमंड था या बल था वो टूटा नहीं था। अच्छा, ये मलिक तो चले गए और उनके साथ जो बाकी थोड़े बहुत ऑफिशियल चले गए, ख़त्म। न्याजी अभी भी बोल रहा था कि नहीं हम तो लड़ते रहेंगे वगैरह, लड़ते रहेंगे। तो 15 तारीख को अगले दिन हमें पता पड़ा फिर से इंटेलिजेंस से कि जो ढाका में जो ट्रूप्स हैं वो ढाका यूनिवर्सिटी में घुस गए हैं, वहाँ पर छुपे हुए हैं सब जगह। तो अगेन वो मिक्स भी आए गुवाहाटी से, हम लोग हंटर्स फिर गए हासीमारा से, और अब हमने यूनिवर्सिटी एरिया में अटैक करी, जहाँ भी कुछ दिखा हमको। एक सुलेमानी हॉल करके होता था यूनिवर्सिटी में, बड़ा ऑडिटोरियम सरी का, तो मेरे सीओ ने उस पर अटैक करा। मेरे को कुछ ट्रूप्स लग रहे थे वो बाहर दिखे, तो उनको अटैक करा वगैरह। तो मतलब ये मैसेज भेज रहे थे हम कि आप भाग सकते हो पर आप छुप नहीं सकते हो, हम आपको जहाँ भी जाओगे पकड़ के मारेंगे कुछ भी हो जाए। तो 15 को ये अटैक करा हमने। हाँ, ये अटैक जो 2 अटैक हुए 14 और 15 को, इन्होंने न्याजी का और बाकी ट्रूप्स का मानसिक जो संतुलन था वो खराब तोड़ दिया। अब आप सोचिए उनका क्या था कि सगत सिंह की आर्मी इस तरफ से आ रही है पूर्वी तरह से, साइकोलॉजिकली बार आपने जीत लिया। साइकोलॉजिकल वॉर था ये, बिल्कुल। और यही हुआ जिसने, वो इमारत तो पहले हिल रही थी, हाँ, उसको गिरा दिया हमने। मात्र 13 दिन चले युद्ध में पूरे देश को जीत लेना, एक पूरा देश जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसको मात्र 13 दिन की लड़ाई में, वो भी बिना किसी संसाधन के, जो मतलब आज के मुकाबले में उस ज़माने में जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी वो बहुत सीमित होती थी और बहुत मतलब आधी अधूरी कच्ची टेक्नोलॉजी होती थी, सूचना के साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं था। फिर भी एक टीम के रूप में जो भारत ने की सेनाओं ने, मतलब भले ही नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इन्होंने उस युद्ध को जीता। फिर सर 16 दिसंबर को ये जो उन्होंने पाकिस्तानियों ने जो सरेंडर किया और जो युद्ध फाइनली आप जीते, वो कैसे हुआ, क्या हुआ उस समय? हाँ, तो 15 को ये हमने समझ लीजिए मानसिक उनके बल तोड़ दिया। फिर 16 तारीख को सुबह सुबह जनरल जेकब, मेजर जनरल जेकब थे, वो चीफ ऑफ स्टाफ अरोरा साहब के, जगजीत अरोरा ईस्टर्न कमांड के अंडर थे, उनको भेजा गया हेलीकॉप्टर से कि आप जाइए और सरेंडर टर्म। मानिक साहब ऑलरेडी 13-14 तारीख से ट्रांसमिट कर रहे थे वायरलेस पे कि आप लोग सरेंडर करिए नहीं तो मारे जाओगे वगैरह वगैरह। मतलब हम लीडिंग पोजीशन में आ गए थे। तो उनको भेजा गया कि आप सरेंडर पूरा निगोशिएट करके सरेंडर करवाइए आज। उसके पहले मैं आपको एक बताऊंगा, 15 तारीख को नागरा साहब जो 101 कॉम जोन और जो पैरा ड्रॉप हुआ था, उनके साथ ब्रिगेडियर क्लियर करके होते थे एक, और कर्नल पन्नू 2 पैरा के कमांडर थे, वो लोग भी ढाका को उत्तरी तौर से आउटस्कर्ट्स पे आ गए थे। तो उन्होंने नागरा साहब और न्याजी साहब की पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर आज़ादी के पहले पहचान थी। हाँ, तो उस समय तो एक ही, हाँ उसी टाइम एक थे। हाँ, तो साथ में कई थे। तो वो नागरा साहब उसको न्याजी को अब्दुल्ला बुलाते थे, उनका नाम था अब्दुल्ला न्याजी, अब्दुल्ला खान न्याजी समथिंग, के न्याजी। हाँ। तो उसको उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि डियर अब्दुल्ला, गेम इज़ ओवर, अब आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं मैं आपका प्रोटेक्ट करूँगा, नहीं तो आप सब लोग मारे जाओगे। हाँ। तो उन्होंने ये थोड़ा ठुकरा दिया था, पर उन्होंने अंदर ये संदेशा भेजा था। 16 तारीख को जेकब साहब वहाँ पहुँच गए इसके लिए, और उन्होंने भी उनको थोड़ा अच्छा साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करा। और न्याजी साहब ने फिर बोला कि मेरे साथ धोखा हुआ है, वेस्ट पाकिस्तान ने मेरे को सपोर्ट नहीं करा, ये नहीं करा, वो अग्री कर गए। और 3:30-4 बजे रेस कोर्स में वो सरेंडर हुआ। अब आप सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, महायुद्ध, दूसरे महायुद्ध के बाद
पहली बार 93,000 कैदी प्रिजनर ऑफ वॉर बने, सरेंडर हुआ, उनका आत्मसमर्पण हुआ। और जैसे आपने बोला, एक पूरी नई कंट्री को जीत लेना 13 दिन में, और वो भी ऐसी रिवरीन कंट्री जहाँ नदियाँ इतनी सारी हैं, ये कोई वो डेजर्ट इजिप्ट नहीं है, सऊदी अरेबिया नहीं है जहाँ आप खुले चल सकते हो, जहाँ जाओ जा सकते हो, उसमें करना कितना कितना मुश्किल काम था, पर हुआ 13 दिन में। और नहीं होता तो फिर शायद कोई इंटरवेंशन आ जाता, यूएन का सीज फायर आ जाती, आप ढाका नहीं पहुंचते। इंटरनेशनल जो सर उस समय बड़ा जो इंटरनेशनल प्रेशर होता था वो भी उस समय काफी हिंदुस्तान के ऊपर लगा रहे थे वो। हाँ, बल्कि अमेरिका और चाइना का जो 7th फ्लीट था, वो 7वां बेड़ा, हाँ, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आ गया था उधर दिखाने के लिए, हाँ, डराने के लिए हमको। तो उस टाइम हमारी सोवियत यूनियन से ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी अगस्त में, जो इंदिरा गांधी जी ने निगोशिएट करके ली थी। तो सोवियत ने भी दिखाने के लिए अपनी सबमरीन्स, वहाँ न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी, और रशिया हमारे सपोर्ट में उस समय आके हाँ, खड़ा हुआ। ये सब डिप्लोमेटिक मूव्स थी, मतलब स्ट्रेटेजिकली तो वो एक हमारा बैलेंस हुआ। हाँ, लड़ने वाला कोई नहीं था। हाँ, आई मीन अमेरिकन भी पाकिस्तान के लिए खुद लड़ने नहीं आते, मेरे को नहीं लगता है। और रशियंस भी ऐसा नहीं है कि वो अमेरिकन के साथ लड़ाई शुरू कर देते, पर ये शो ऑफ फोर्स होता है ना, कि आप झंडा दिखाओ मैं भी दिखाऊंगा। मतलब पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना एक गैंग में थे उस समय। चाइना को उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, अमेरिका ने, निक्सन ने, इतिहास में लिखा है कितनी बार उन्होंने कोशिश करी कि आप नॉर्दर्न फ्रंट खोल दीजिए, आप कुछ करिए, अपने ट्रूप्स मूव करिए, तो हिंदुस्तान को थोड़ा मतलब वो डर लगे या उनके ट्रूप डाइवर्ट हो जाएं। पर हम लोगों ने ईस्ट में तो एयरफोर्स ने केटा करा था, ये हमारी 3-4 स्क्वाड्रन सिर्फ चाइना की तरफ देख रही थी। हमारी आर्मी में भी मेरे को मालूम है, हम लोग हासीमारा में थे और एक सी कलाई के सीओ साहब हमारे साथ बैठते थे कभी कभी, उनकी बटालियन सिक्किम में थी, एक पैरा 9 पैरा फील्ड की, वो भी सिक्किम में थी। वो लोग, माहौल था वो, मतलब मेरे को सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी जो जज्बा है आप में, अभी वापस अगर कोई आपको भेजे तो आप फिर से तैयार है जाने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग अभी गुवाहाटी से वापस आए। हाँ। वहाँ को 12 तारीख को इसी युद्ध का वो, क्योंकि गुवाहाटी में ईस्टर्न कमांड शिलोंग में, तो उन्होंने गुवाहाटी में एक फंक्शन प्लान करा था, ऑर्गेनाइज करा था, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सब बेसिस से, हासीमारा, जोरहाट, ये वो सब बेसिस से जो यंग ऑफिसर्स आज के हैं, सी ओज हैं कमांड स्क्वाड्रन के, उनको सबको बुलाया था, और हम लोगों से वेटरन से मतलब सेमिनार हुआ था, बात हुई थी, हम लोगों ने बोला और लंच वगैरह हुआ उनके साथ। पर ये जो यंगस्टर्स के साथ हमारा मेल जोल और बात हुई, मैं बताऊं, वो इतना, वो सबसे ज़्यादा मतलब शक्तिशाली था मेरे लिए तो। और मैं बोलता हूँ आप जवान लोगों के साथ रहो तो खुद ही जवान रहोगे। बातें बड़ी लंबी सारी हैं, और मतलब अभी मेरे ख्याल से सर से जो संस्मरण हम लोग सुन रहे हैं, अभी मेरे 2-3 घंटे और भी चलता रहेगा तो वो खत्म नहीं होना है कहानी, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि सर के किस्से खत्म होने वाले। पर हमारी अपनी समय की बड़ी एक सीमा है, और एक छोटे से समय में इस पूरी वार्तालाप को हमको पिरोना है। आज के लिए बस इतना ही। हम इस चर्चा को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे, और अच्छे बड़े बड़े मज़ेदार किस्से सर से आग्रह करते हैं कि फिर से एक बार बैठ के हमें हमारे साथ में शेयर करें। लग्जरी जो आज आप और हम जी रहे हैं, उसके पीछे इनका जो त्याग है, जो स्वार्थ है, और जो जज्बे के साथ में इन्होंने लड़ाई लड़ी है। उस समय इन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो सिविलियंस हैं उनका अच्छा होगा, बुरा होगा। मतलब ये कि जो हम लोग आज इतने कंफर्ट जोन में हैं, वो आज उन्हीं की बदौलत है। लेकिन इन्होंने अपने भाई खोया, अपने परिवार से दूर रहे, अपना सर्वस्व लगा दिया। जान तो हथेली पे लेके ही गए थे ना वहाँ पे लड़ने जब गए थे। कभी भी किसी भी समय उस समय ऐसा हो सकता था कि कभी भी कोई एक मिसाइल आती है और उनके प्लेन को गिरा देती है। बहरहाल सर आपको सैल्यूट है सर, आपके जज्बे को सैल्यूट है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज आप यहाँ आए और इतने अच्छे संस्मरण हमारे साथ शेयर किए। मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर।